नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा अब बहुत नजदीक आ गई है और उसको ध्यान में रखते हुए मॉडल प्रश्न पत्रों का पूरा एक क्रम चल रहा था लगातार। ये अंतिम मॉडल प्रश्न पत्र है 10वें नंबर का और इसके साथ ही ये श्रृंखला यही समाप्त होती है। लेकिन उससे पहले इस प्रश्न पत्र को हमें पूरा हल करना है, तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, अब जो अभ्यास करने का काम है उसको लगातार करते रहिए, उसमें जरा भी चूकना नहीं है, क्योंकि यही जो समय है ये कमर कस के अब हिम्मत रखने का है और लगातार अभ्यास करने का है। जब भी आपको डर लगे तो आप लिखना शुरू कर दीजिए, ये डर को भगाने का सबसे कारगर उपचार है। बाकी जो सावधानियां हैं वो आप जानते हैं, न तो आपको ज़्यादा लिखना है न कम लिखना है, जितना कहा जाए उतना ही लिखना है और समय सीमा के अंदर पूरा पेपर हल भी करना है, प्रश्न छोड़ कर नहीं आना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रारूप वही है, 40 प्रश्न टोटल है, सेक्शन 3 है इसमें, ए बी और सी। पहले वाले सेक्शन में 10 प्रश्न है, दूसरे वाले में भी 10 है, लेकिन आकार में अंतर है। पहले वाले जो 10 प्रश्न है वो 125 वर्ड्स की लिमिट वाले हैं, जबकि जो सेक्शन बी है उसमें 50 वर्ड्स की लिमिट है। जो लास्ट वाला सेक्शन है उसमें प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, टोटल 20 प्रश्न है, लेकिन जो शब्द सीमा है वो 25 की है। इस हिसाब से ये प्रश्न बटे हुए हैं और नंबर भी इनके इसी हिसाब से हैं। जैसे पहले वाले सेक्शन में प्रत्येक प्रश्न जो है वो 10-10 नंबर का है, दूसरे वाले में 6-6 नंबर का है, जबकि तीसरे वाले में सिर्फ 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो जहाँ जैसा प्रश्न है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। जहाँ बड़ा आपको दायरा मिलता है, शब्द सीमा ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा एनालिसिस कर दीजिएगा, एनालाइज कर दीजिएगा उसे। और जहाँ पर शब्द सीमा कम हो जाती है वहाँ पर जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन्हें डाल दीजिए, पॉइंट्स में लिख दीजिए, 2-3 लाइन में काम खत्म करिए। ऐसे होता है और इससे क्या होगा कि आप हर प्रश्न को हल भी कर पाएंगे और तय समय के अंदर आपका पूरा पेपर हल हो जाएगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे, ये भी बात है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 10 प्रश्न हैं टोटल और पहला जो प्रश्न है इसमें स्वामित्व स्कीम के बारे में पूछा गया है। ठीक ऐसे ही जो दूसरा वाला इसमें क्वेश्चन है, इसमें गवर्नर के बारे में पूछा गया है। मतलब कंट्रोवर्सी इसके बारे में हो रही है कि गवर्नर की जो पोस्ट है इसे हटा देना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि गवर्नर किसी काम का नहीं है, सरकार का पिट्ठू बन गया है और सरकार जैसे इशारे करती है वैसे ही चलता है, उसी के हिसाब से काम करवाता है। तो इसका क्या काम है फिर प्रदेश में? इसका कोई न्याय व्यवस्था बनाए रखने में या जो प्रणाली है उसको चलाने में कोई योगदान नहीं दिखता, तो हटा देना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ये नहीं इसमें समाधान देना है कि हटा दीजिए। अगर आपको लग भी रहा है कि गवर्नर का पद अब नहीं होना चाहिए, फिर भी आप यहाँ ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ आपको एक संतुलित रवैया लेकर चलना है। तो आप ये सलाह दीजिएगा कि किसी भी चीज़ को हटाना ये समाधान नहीं हो सकता, आपको अपनी तरफ से उसमें सुधार लाने हैं। मतलब व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है, न कि नष्ट करने की, क्योंकि ये संवैधानिक पद है, संविधान में इसका उल्लेख है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, बड़े बड़े कानून के जानकार, उन्होंने कुछ सोच कर ही इस पद को बनाया है और उतना जितना उनके पास अनुभव था उतना शायद हमारे पास नहीं है, या हमारे जो आज के नेता हैं उनके पास भी नहीं है। आज के जो राजनेता हैं वो उतने अनुभवी नहीं है, उतने योग्य भी नहीं है, ये भी बात है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन होते हैं उसको हटाने वाले? हाँ, उसमें सुधार लाया जा सकता है, जो विसंगतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसको हटा दिया जाए। देखिए, इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न में ये कहा गया है कि एक लाइट हमें थ्रो करनी है किस पर? जो इकोनॉमी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जिसमें कि हम सिंधु घाटी की सभ्यता को देखते हैं, तो उसकी इकोनॉमी किस प्रकार की थी, इस पर आपको थोड़ा सा लिखना है। इसके बाद मैंग्रोवों के महत्व पर लिखना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन आया है। इसके बाद आप देख रहे हैं 6वें नंबर के प्रश्न में हरियाणा असेंबली के बारे में दिया हुआ है कि एक बिल पास हुआ है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपको इसमें डिस्कस करने हैं। कौन कौन से फीचर्स हैं? इसके बाद हिमालयन माउंटेन रेंज जो है इसका हमारे भारतीय क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नेगेटिव इफेक्ट होता है, ये सब हमें बताना है। इसके बाद 2+2 डायलॉग के बारे में आपको बताना है। इंडिया यूएसए वाला जो 2+2 डायलॉग है ये तीसरा संस्करण था, 3rd एडिशन था, तो उसमें कौन कौन सी बातें हुई हैं, इन सब चीज़ों पर आपको डिस्कस करना है। इसके बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस पर क्वेश्चन आया है और लास्ट वाला जो 10th नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्वाइट इंडिया मूवमेंट ये लॉन्च होता है, तो इसके पीछे कौन से रीज़न थे और इसको लॉन्च करने के पीछे जो कांग्रेस का उद्देश्य था वो तो आप लिखिएगा ही, उसके साथ आप ये बता दीजिएगा कि ये कितना सार्थक सिद्ध होता है, मतलब भारतीय आज़ादी के योगदान में ये कितना बड़ा अपना रोल प्ले करता है, ये भी आपको लिखना है। इसके बाद सेक्शन बी में इसी प्रकार से छोटे आकार के प्रश्न जैसे कि जैम ट्रिनिटरी के बारे में क्वेश्चन आया है। इसके बाद पीवीटी-जी के बारे में पूछा गया है, सब्सिडियरी अलायंस पर आपको लिखना है। कुछ जो है वो नए मुद्दे हैं और कुछ जो है वो ऐतिहासिक हैं, इस हिसाब से पूरा पेपर बटा हुआ है। इस हिसाब से आपको लिखना है और पूरा लास्ट तक चलना है। जैसे जेनोम एडिटिंग के बारे में है, क्रिस्पर के बारे में पूछा गया है। इसके बाद स्पॉन्ज सिटी के बारे में है। जो सेक्शन सी है इसमें 2-2 अंक के प्रश्न है, 40 पूरा नंबर इसमें मिलने वाला है और प्रश्नों की संख्या टोटल 20 है यानी 20।
स्फूर्ति स्कीम के बारे में है, कोरम के बारे में पूछा गया है, स्ट्रेटोस्फीयर पर क्वेश्चन आया है। इसके अलावा 3 कठिया सिस्टम, नील आंदोलन, इस पर प्रश्न आया है। इस प्रकार से छोटे छोटे मुद्दे हैं, तो इसमें बहुत लिखने की गुंजाइश नहीं होती है, सिर्फ कब हुआ, कैसे हुआ, 2 लाइन में लिखकर खत्म करना है। तो चलिए देखते हैं मॉडल आंसर क्या कहता है। और प्रश्नों का जो प्रारूप है वो यहाँ बना हुआ है, लेकिन आप ऐसा ही लिखिए, ये आवश्यक नहीं है, आप अपने तरीके से लिखिए, बस जो इसमें गाइडलाइन बताई गई है, जैसे लिखने के लिए कहा गया है वैसे ही लिखिएगा, तो आपका प्रश्न पूरा कंप्लीट भी होगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है कि पहले वाले प्रश्न में कि स्वामित्व स्कीम क्या है और इसके जो सिग्निफिकेंस हैं चेंजिंग रूरल इंडिया, मतलब जो ग्रामीण भारत है उसके जीवन शैली को चेंज करने के लिए जो इसके सिग्निफिकेंस हैं उसको हमें डिस्कस करना है, दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहले वाले पैराग्राफ में आपको स्वामित्व स्कीम के बारे में उसकी डिफिनीशन देनी होगी और अगले वाले पैराग्राफ में आपको इसके जो सिग्निफिकेंस हैं उनको पॉइंट वाइज लिख दीजिए या पैराग्राफ वाइज लिख दीजिए, वो काम करना है। तो देखिए, स्वामित्व स्कीम जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का मानचित्रण करने वाला एक सर्वेक्षण है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इसका फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म आप यहाँ देख लीजिए। स्वामित्व जो है ये तो सिर्फ एक संक्षिप्त रूप है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो कुल मिलाकर इसका उद्देश्य क्या है, जो गांव की जमीन होती है, चाहे वो आवासीय जमीन हो या खेतीहर किसानों की जमीन हो, मतलब खेती योग्य जमीन हो, उसका सर्वेक्षण करके उसकी मैपिंग करना। इससे होगा क्या, मैपिंग करने के द्वारा हम उसका असली दस्तावेज तैयार कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि उस जमीन का वास्तविक हकदार कौन है। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि जो भोले भाले किसान होते हैं वो अपने पुरखों के ज़माने से किसी ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब उसे अपनी माता के तौर पे उसकी सेवा करते थे, उससे अनाज पैदा करके और अपना पेट भरते थे और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उस जो देश की अन्न की आवश्यकता है उसमें भी योगदान देते थे। लेकिन एक दबंग आदमी आता है और अपने बाहुबल से या धन बल से जो प्रधान गांव के होते हैं उनको अपनी ओर मिला लेता है और उस गरीब पर धौंस जमाने की कोशिश करता है। अब वो गरीब किसान जानकारी के अभाव में डर के अपनी ज़मीन छोड़ देता है, उसे कानून की उतनी जानकारी नहीं होती है और अगर होती भी है तो वो डरता है थाने तक पहुंचने में, पुलिस से कंप्लेन करने में, और ऐसे में वो अपनी जो ज़मीन है उसको छोड़ देता है या उसके पास दिखाने के लिए कोई जायज़ दस्तावेज नहीं होता, जबकि वास्तविकता क्या है कि ज़मीन उसी की है लेकिन उसके पास कागजात ढंग के नहीं, उसने जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में उसको मेंटेन नहीं करवाया है। तो यहाँ इन समस्याओं से निजात पाने के लिए मैपिंग की जाएगी और स्वामित्व का मतलब ही होता है कि मालिकाना हक। तो यहाँ पर किसान का उसकी ज़मीन पर जो मालिकाना हक है उसको इस मैपिंग के थ्रू सिद्ध किया जाएगा। यह एक सार्थक पहल है। वैसे तो जो खसरा और खतौनी वाला सिस्टम था पहले कागज़ के जरिए होता था, अब डिजिटल हो गया है। भूलेख हम देखते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, मतलब खसरा नंबर और खतौनी संख्या डालकर या जो किसान हैं मतलब उस ज़मीन के मालिक है उनका नाम डालकर, चक का नाम डालकर हम लोग सर्च करते हैं और मिल जाता है। उससे भी पहले चकबंदी करके भूमि सुधार का जो काम चलाया गया था उसमें भी किसानों को काफ़ी हद तक लाभ होता है। चकबंदी में जो किसानों की खेतों की हदबंदी है वो की जाती है, ये सब होता है। तो भूमि सुधार की दिशा में ही चलाई जाने वाली एक स्कीम है, उन चीज़ों से अलग नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया गया है। जैसे ड्रोन वाला आप देख रहे हैं, इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीमांकन किया जाएगा, सीमाएँ बनाई जाएंगी और आवासीय भूमि का भी नक्शा बनाना है और इसके अलावा जो खेतीहर ज़मीन है उसका भी दस्तावेज बनाना इसका उद्देश्य है। इसमें देखिए सिर्फ जो रेजिडेंशियल एरिया है सिर्फ उसी का मैपिंग नहीं होगा, उसके अलावा जो खेत हैं उनको भी दायरे में लाया जाएगा। इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसमें तो संक्षिप्त दिया है। उसके बाद देख लीजिए ग्रामीण भारत के लिए इसका महत्व क्या है, तो महत्व की तो कोई सीमा ही नहीं है। किसानों की ज़मीन ही उनका मूलधन होती है, आप जानते हैं, उनके पास और कुछ नहीं होता है। मतलब एक अगर सिर्फ शुद्ध किसान है तो किसानी के अलावा कुछ पार्ट टाइम काम कर रहा है, कोई और बिजनेस खोल कर रखा हुआ है तो वो अलग चीज़ है। जो पशुधन होता है यानी पशु संपदा, उसके अलावा खेती, यही उनका मूल आधार होता है। वो ज़मीन उनकी माता के समान होती है जो कि उनकी कई पीढ़ियों का भरण पोषण करती आ रही होती है और ऐसे में ज़मीन के साथ उनका एक हृदय से जुड़ाव होता है, सिर्फ अनाज वाला ही जुड़ाव नहीं होता है। आज के समय में तो इंसान जो है वो निर्मोही हो गया है, ज़मीन को बेचकर उसे वहाँ से रवाना होते देर नहीं लगती है। लेकिन किसान जो पहले के होते थे वो उस ज़मीन से मन से जुड़े हुए होते थे, मतलब उस मातृभूमि या उस जन्मभूमि जिसको वो कहते थे, जन्मभूमि तो हमारा देश है लेकिन उनके लिए वो भी जन्मभूमि होती थी, तो उसको वो कतई छोड़ना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे वो जो जन्मभूमि है या ये कहा जाए कि अन्न देने वाली ज़मीन है उसकी सुरक्षा करना ये सरकार का उद्देश्य है। और उसके अलावा जो ज़मीन उनकी है जहाँ पर वो आवास बना कर रह रहे हैं वो किसी से कोई दबंग आदमी आकर छीन न ले या किसी योजना की बलि न चढ़ जाए, इसके लिए उसकी मैपिंग अनिवार्य थी, तो उसको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा स्थानीय करों से राजस्व से जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास है उनमें सहायता प्राप्त होगी, तो यहाँ टैक्स वाला जो मामला है उसको भी घुसा दिया गया है। इसके अलावा योजना को
वेल मेंटेन बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, राजस्व संग्रह, परमिट आदि जारी करने के लिए, अवैध भूमि का अधिग्रहण रोकने के लिए इसमें सहायता प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आप ये लिख दीजिएगा लास्ट में कि इस योजना के तहत भूमि के असली मालिक को पहचान करने में सहायता प्राप्त होगी, कि मतलब ज़मीन का असली मालिक कौन है, जो खेती कर रहा है वो है या कोई दूसरा है। और उसके साथ साथ कई ग्रामीणों के पास ऐसा प्रायः देखा जाता है कि संपत्ति के जो दस्तावेज हैं वो नहीं होते हैं, तो भूमि के टुकड़े पर वो अपनी जो मालिकाना हक है यानी स्वामित्व है उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में उन्हें उस ज़मीन से हाथ धोना पड़ता है। तो इस स्थितियों से बचा जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 में ये कहा गया है कि रिसेंट जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, ये रिसेंटली जो आई हुई कंट्रोवर्सीज़ हैं, ये किस बारे में है? तो जो गवर्नर होता है उसकी पोस्ट के बारे में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस पोस्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि गवर्नर की पोस्ट आई कहाँ से है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से में, किस आर्टिकल में इसका ब्यौरा प्राप्त हुआ है, और इसके रोल का जो जिक्र है, मतलब इसकी भूमिका का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में मिलता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रोल से ही शुरू करिएगा, टू द पॉइंट रहकर हमें लिखना है। तो इसमें आप लिख दीजिएगा कि रोल ऑफ गवर्नर इज डिस्कस इन आर्टिकल 153 टू 162, यानी 153 से लेकर 162 के बीच का जो आर्टिकल है उसमें इसके रोल का हमें ब्यौरा प्राप्त होता है। और गवर्नर जो होता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट में, और कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तुलना में ये कहीं ज़्यादा पावरफुल भी होता है। स्टेट वाइज, देश के हिसाब से नहीं कहा जा रहा है, उस प्रदेश में इसकी शक्तियाँ थोड़ी सी और व्यापक और सक्रिय होती हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो अपने ही किसी आदमी को, अपने ही किसी, एक तरह से कहा जाए तो गुलाम को, आदमी कहना सही नहीं रहेगा, यहाँ गुलामी करने वाले व्यक्ति कुछ होते हैं, तो अपने गुलामों को यहाँ पर राज्यपाल के पद पे अपॉइंट कर रहे हैं और उनके द्वारा मनचाहा काम करवाते हैं। जो फैसला उन्हें लेना है वो राज्यपाल के मुंह से कहलवा देंगे और उसके बाद प्रदेश को उसे मानना पड़ेगा। ये स्थितियाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर अंगुली उठनी स्वाभाविक है। खासतौर पर जो निर्वाचन प्रणाली आजकल की है वो कुछ ज़्यादा ही दागदार हो गई, तरह तरह के उसमें आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, संदिग्ध दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बात यह है, वास्तविकता क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आरोप जो लग रहे हैं वो भी निराधार नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं दम है। तो इसके चलते फिर विवाद खड़ा होता है। हर चुनाव के बाद आजकल विवाद लाजमी हो गया है और सरकार कब बदल जाएगी इसका भी कुछ भरोसा नहीं है। एग्जिट पोल कुछ और दिखाता है और सत्ता में कोई दूसरी पार्टी आती है तो संदेह जो है वो ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। ये है ना, आपने अभी हाल में देखा है। तो ये सब चीज़ें हैं। कहाँ देखा है वो मत लिखिएगा, यहाँ किसी नेता का नाम, किसी पार्टी का नाम, किसी को आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। सांकेतिक तौर पे सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। भाई अगर कोई भक्त हो या चमचे हो तो उनकी बात नहीं है, यहाँ हम लोग जो है सिर्फ अभ्यर्थियों के पर्पज़ से कह रहे हैं। तो आपको एक दृष्टिकोण रखना है और दृष्टिकोण में ये चीज़ें कही जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप कह सकते हैं। देखिए बस नाम मत लीजिएगा कि ये राज्यपाल है, ये पार्टी है, इस नेता ने किया, ये सब नहीं। देखिए इसमें और क्या लिखा जा सकता है कि राज्यपाल की जब भूमिका पर संदेह लोगों को उठता है तो लोग ये कहते हैं कि इस पद को खत्म कर देना चाहिए, जब ये पक्षपात करने पर ही उतर आया है, ये जो सत्ताधारी पार्टी है उसी के फेवर में जाकर फैसला दे रहा है, चाहे वास्तविकता कुछ भी हो। तो ऐसी कंडीशन में इसके रहने का क्या फ़ायदा है, तो हटा दीजिए। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए संविधान में जितने भी पद निर्मित किए गए हैं, उन्हें सृजित किया गया है, बनाया गया है, तो वो आज के नहीं हैं, जब संविधान बन रहा था तब से बनाए गए। और उस समय जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो भी लोग थे, चाहे वो बाबा साहेब थे या जितने और लोग थे, सिर्फ अकेले वही नहीं थे, उसके अलावा बहुत से उसमें कानून के बहुत बड़े बड़े जानकार थे। वैसी जानकारी और वैसा अनुभव आज के किसी भी वकील के पास नहीं है, ये मानी हुई बात है, गारंटी है। तो ऐसी कंडीशन में उस तरह के जो निष्णात लोग थे उन्होंने इसे बनाया है, कुछ सोच कर ही बनाया होगा। प्रदेश की स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए इसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण होगी, इसलिए बनाया होगा। और ऐसी कंडीशन में इसको बिना सोचे समझे जरा से आरोप के एवज में आकर उखाड़ देना ये सही नहीं है। सही क्या होगा, सही ये होगा कि उस व्यवस्था को सुधारिए। किसी भी चीज़ को फेंक देना ये समस्या का समाधान नहीं है, उसको सुधारना ये समस्या का समाधान है। और ऐसे आप अगर करिएगा कि राज्यपाल का पद आपको अच्छा नहीं लग रहा है या उसमें पक्षपात दिखाई दे रहा है तो आपने उसे हटा दिया, तो उसके स्थान पर फिर कुछ दूसरा आएगा, कोई दूसरा पद बनेगा और समस्या उसके अंदर भी हो सकती है। क्या गारंटी है कि वो एकदम साफ सुथरा होगा, ये चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। यही कुल मिलाकर आपको लिखना है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, कुछ प्रमाण भी देना पड़ता है ना, सिर्फ कोरी बात नहीं करनी होती है। तो लिख दीजिएगा कि जो यहाँ पर विवाद खड़ा हो रहा है वो कैसे है। तो स्टेट ऑफ गोवा, उत्तराखंड, अरुणाचल, कर्नाटका, रिसेंटली इन महाराष्ट्र, यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनसे ये विवाद खड़ा होता है। मतलब यहाँ विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उनमें विवाद होते हैं या ऐसे भी सामान्य परिस्थितियों में भी राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठते हैं। ये चीज़ें आप लिखिएगा और इसमें अंत में ये कह दीजिएगा कि पद को ख़त्म करना ये सही नहीं है, बल्कि उस जो पद है उसके अंदर रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। इसके बाद आगे चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न में। देखिए इसमें कहा गया है कि थ्रो अ लाइट ऑन इकोनॉमी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन
यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, आप जानते हैं, नगर आधारित सभ्यता थी। लेकिन सभ्यता चाहे कोई भी हो, सिविलाइजेशन चाहे जैसी भी हो, चाहे वो कितनी भी उद्योग परस्त क्यों न हो, उसमें कृषि जो है वो रीढ़ या एक तरह से कहा जाए तो मेरुदंड का काम करती है। और यह रीढ़ जो है ये कृषि थी, और उसके साथ साथ औद्योगिक जो संबंध थे वो भी अन्य देशों के साथ बने हुए थे। कहने का मतलब ये है कि हमारे ट्रेड रिलेशन विदेशों में जो अलग अलग क्षेत्र थे उनके साथ थे, अलग अलग सभ्यताओं के साथ थे। और प्लस हम लोग खेती भी करते थे, कहीं कहीं से खेती के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि हल या हल के निशान प्राप्त हुए हैं। तो ये सब अनाज उगाने की ओर भी संकेत करते हैं। तो इस पूरी सभ्यता का, चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ हड़प्पा या मोहनजोदड़ो तक ही तो थी नहीं, इसके दायरे बहुत बड़े थे, आप जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ क्षेत्रों में खेती होती थी और कुछ जो क्षेत्र थे वहाँ से उद्योग वाला काम होता था, कुछ क्षेत्रों से व्यापार वाणिज्य का काम होता था, ये सब चीज़ें थी। तो उन्हीं को आपको लिखना है। इसमें आप लिख सकते हैं, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला क्वेश्चन है, कि कालीबंगा जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ से हमें एग्रीकल्चर के बारे में अगर देखा जाए तो हल के संकेत प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लकड़ी से बने हुए हल के जो संकेत हैं वो हमें मिलते हैं, जुती हुई जमीन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाढ़ के मैदानों में खाद्यान्नों के उत्पादन की बात देखी गई है। तो जो एलुवियल सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, उपजाऊ होती है। उसमें अगर आप कोई भी बीज फेंक दीजिए तो वो जम जाएगा और कुछ न कुछ तो पैदा हो ही जाएगा, चाहे फसल कुछ भी हो। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे उपजाऊ क्षेत्र में खेती होना लाजमी है, तो वो हुआ था। इसके अलावा गेहूं, जौ, राई, मटर, चना, मतलब ये सब जो अनाज हैं ये उपजाए गए थे। और कपास पैदा करने वाली बात भी देखी जाती है। बुने हुए वस्त्रों के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं, तो वस्त्र बुनाई वाला भी काम होता था। इसके अलावा जानवरों का पालन भी किया जाता था। पशुपालन ये किसान का आम पेशा होता है, मतलब द्वितीयक रोजगार के तौर पे किसान पशुपालन करता है। खेती से जो खाली समय बचता है उसमें वो कुछ पालतू पशु रख लेता है और उनसे तरह तरह के उत्पादों को प्राप्त करके और दुगना मुनाफा कमाता है। तो ये जो पशुधन होता था इसमें अगर आप देखिएगा तो बैल, इसके अलावा भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, ये सब पालतू पशु के तौर पे रखे जाते थे। इसके अलावा बोझा ढोने वाले जो जानवर होते थे वो भी रखे जाते थे, जैसे कि टंकीज हैं या कैमल्स हैं, इन्हें भी रखा जाता था। इसके अलावा प्रौद्योगिकी और शिल्प में अगर देखा जाए तो ये लोग सूती वस्त्र को बुनने का भी काम करते थे, जहाँ कपास की कल्टीवेशन होती थी, यानी कॉटन का कल्टीवेशन होता था। जो भी काली मिट्टी वाले क्षेत्र या जो भी क्षेत्र इसके लिए अनुकूल थे, तो वहाँ से फिर वस्त्र निर्माण वाला काम शुरू होता था। मतलब इसके जो सूत होते थे उन्हें काता जाता था, धागा तैयार किया जाता था और फिर बीना जाता था, ये सब होता था। नाव बनाने का काम होता था, सील बनाई जाती थी, मिट्टी की सील होती थी पहले, मुहर। टेराकोटा का जो पात्र है उसका निर्माण किया जाता था, पॉटरी बनाई जाती थी। इसके अलावा तांबा की खाने भी प्राप्त हुई हैं, तो धातु वाला भी काम होता था, ये सब चीज़ें। कांसे का निर्माण होता था, मतलब यहाँ पे मिश्र धातुओं का भी निर्माण ये लोग करते थे। तो मेटलर्जी की जो कला थी उसमें माहिर थे। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, और यही सब इनकी अर्थव्यवस्था का आधार था। इसके अलावा ट्रेड को आप देख रहे हैं, तो ट्रेड में अगर देखा जाए तो मेलुहा, मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशन है वो देखे जाते हैं। और यहाँ पर जो लेन देन होता था वो वस्तुओं के आधार पे होता था, यानी चीज़ें देने और लेने का काम होता था। यहाँ पैसे रुपए के माध्यम से खरीद फरोख्त नहीं होती थी, यानी जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो प्रचलित थी, उसको आप लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए चौथे नंबर के प्रश्न में इसमें पूछा जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये क्या है, इससे आपका क्या मतलब है और ये किस प्रकार से बढ़ाएगा, और किस चीज़ को बढ़ाने की बात हो रही है, तो भारत का जो बेनिफिट है उसको, यानी भारत के कुल लाभांश में ये किस प्रकार से योगदान देगा, ये आपको लिखना है। तो देखिए जब से 1991 से हमारी इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया का स्वागत करने के लिए खुले हैं, मजबूरीवश ही खोले गए लेकिन खुल गए, और उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन को तेज़ी से आमंत्रित किया है और वो हमारे अंदर घुस गया है और अब फैलने का पूरा अपना पुरजोर प्रयास कर रहा है और काफ़ी हद तक फैल भी गया है। ये सब चीज़ें, इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हमें FDI के बारे में बताना है। तो FDI का संबंध इसी से है, जो ग्लोबलाइजेशन का पूरा दौर चल रहा है, आधी चल रही है, उसी से ये भी जुड़ा हुआ है। जो विदेशी कंपनियां होती हैं या विदेशी बिजनेस होते हैं वो अपने देश में आकर अपना उद्यम लगाते हैं यहाँ मुनाफा कमाने के लिए, और यहाँ पर जो वो पैसा लगाते हैं, जो लागत लगाते हैं, उसी से ये संबंधित है। तो इसे आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि FDI का मतलब ये होता है कि किसी देश के व्यक्ति या कंपनी के द्वारा, मतलब कोई एक सिंगल पर्सन या कोई पूरी कंपनी यहाँ पर दूसरे देश में जाकर अपना व्यवसाय या उद्यम लगाती है और उसे अपने कंट्रोल में रखकर चलाती है, और उसमें जो निवेश करती है वो देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता है। ये है आपका FDI। और FDI को दो तरह से परमिशन प्राप्त होती है। तो यहाँ एक ऑटोमेटिक रूट होता है, दूसरा गवर्नमेंट वाला रूट होता है। तो ऑटोमेटिक जो रूट होता है उसमें किसी तरह की परमिशन की, मतलब पहले से कोई प्री परमिट आवश्यक नहीं होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट रूट होता है उसमें पहले जो गवर्नमेंट की परमिशन है वो रिक्वायर्ड होती है, या ये कहा जाए कि कंपलसरी होती है, उसके बिना काम नहीं हो सकता है। अब जो FDI है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में योगदान देगा, पहली इसकी बात है।
दूसरा ये है कि जो यहाँ पे कर्जे का बोझ है उसको बढ़ाए बिना ये देश की अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करेगा, ये अच्छी चीज़ है। और केवल पैसा ही नहीं आता है, जब बाहर से कोई कंपनी आती है, विदेशी अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो वो अपने साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आता है, नवीन प्रौद्योगिकी लेकर आता है और इससे नवाचार और जो नए नए संसाधन हैं उनमें वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होता है, यानी रोजगार बनते हैं और रोजगार लोगों को प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे अमेजन अमेरिकी कंपनी है, ये आकर हमारे देश में अपना ऑफिस खोल ले, और खोली हुई है, खोल ले क्या, ये तो व्यापार चल ही रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। भारत उनका एक अच्छा खासा बाजार है, ये वो भी जानते हैं और भारत भी जानता है और अमेजन भी जानती है। तो यह जो कंपनी है ये हमारे देश में आकर अपने ऑफिस खोली हुई है, अपने केंद्र बनाए हुए हैं और अपना पूरा शिकंजा यहाँ बनाए हुए हैं, मतलब ई कॉमर्शियल साइट के तौर पे सबसे नामी एजेंसी के तौर पे देखी जा रही है। अब अमेजन अगर यहाँ आकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए सरकार इन्हें पाले पोसे हुए है, नहीं तो कब का खदेड़ दिया होता, ये भी बात है। तो ये चीज़ें हैं और उसके साथ एक बात ये भी है कि रोजगार के अवसर इससे बढ़ते हैं। तो आपने देखा है, जैसे आपने कोई कुरियर का सामान मंगाया, मतलब ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर किया, तो आपके यहाँ लेकर कौन आता है? कोई अमेरिकी नागरिक आता है लेकर? अरे वो हमारे आसपास के ही लोग होते हैं, आसपास के ही नौजवान होते हैं जो कि बाइक पर सवार होकर बड़ा बड़ा थैला लेकर घूमते हैं डिलीवरी करने के लिए। उन्हें हम डिलीवरी बॉय कहते हैं, लेकिन वो असल में हमारे देसी छोकरे होते हैं। तो ऐसे लोग जो है ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे ही देश के हैं। तो इन्हें रोजगार दे रखा है, पैसा दे रही है, रोजगार दे रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। वैसे वो निठल्ले घूमते, अब उन्हें एक काम मिला हुआ है, चाहे वो मोटरसाइकिल पर घूमने का ही क्यों ना हो, तो अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, तो उसको आपको इसमें लिखना है। फायदे लिखने हैं क्योंकि यहाँ बेनिफिट पूछा है। अब आगे चलते हैं। देखिए 5वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव। मैंग्रोव की जो इंपॉर्टेंस है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो मैंग्रोव की कोई एक इंपॉर्टेंस नहीं है, अनेकों है, उसे आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जो ढांचा बना हुआ है बिल्कुल आप इसे कॉपी कर लीजिए, ये नकलची बंदर का चिन्ह होता है। इसे आप सोचिए, अपने ढंग से सोचिए कि प्रश्न में क्या लिखा जा सकता है और अपनी जो मौलिक अभिव्यक्ति है उसको लिखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छे आपको नंबर दिलाएगा, आप औरों से अलग कर पाएंगे। रट्टा मारने वाला काम तो बहुत करते हैं, आप वो मत करिए। देखिए इसमें आप लिख सकते हैं कि जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं, ये वेजिटेशन होता है, ये समुद्र के किनारे पाया जाता है और इसके लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला वातावरण है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होता है। कुल मिलाकर गर्मी चाहिए और ह्यूमिडिटी चाहिए, आर्द्रता दोनों होनी चाहिए और साथ में खारा पानी होना चाहिए, तब जाकर ये पैदा होंगे। तो इसीलिए कोस्टल एरिया इनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, खासतौर पे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनके, मतलब विषुवत रेखा के आसपास, इन्हें आप लिख सकते हैं। और इनकी जड़ें काफ़ी जटिल होती हैं, जड़ तंत्र बहुत ज़्यादा जटिल होने की वजह से इन्हें उखाड़ना आसान नहीं होता है। समुद्र की जो भारी भरकम भीषण लहरें होती हैं जो कि बहुत तेज वेग से चलती हैं, उनको भी ये थामने का साहस करते हैं और रोक लेते हैं। तो इससे ये कोस्टल एरिया को बचा कर रखते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ये अच्छी बात है। उसके साथ साथ ये बहुत सारी जो जीव विविधता होती है, यानी बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको अपने अंदर धारण करके रखते हैं, उन्हें आवास देते हैं, उन्हें भोजन देते हैं। तो कुल मिलाकर ये कृत्रिम, माफ़ कीजिएगा, एक नेचुरल हैबिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। और यह जो हैबिटेट है ये काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, यानी थोड़े से दायरे में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें जैव विविधता पाई जाती है। और इनका वानस्पतिक महत्व तो होता ही है, लकड़ी उपलब्ध कराते हैं, नावों के लिए लकड़ी उपलब्ध कराते हैं, ये सब चीज़ें। और इसी के चलते इनका विनाश भी हो रहा है। जो आसपास के लोग होते हैं वो ट्राइबल ग्रुप से संबंधित होते हैं, और ये जो ट्राइब से संबंधित लोग होते हैं ये पढ़े लिखे कम ही होते हैं, और शिक्षा के अभाव में इन्हें पर्यावरण का जो संकट है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ये सोचते हैं कि जंगल इनकी बपौती है और ये बाप दादाओं ने इन्हें सौंपा है या इनके देवताओं ने सौंपा है, और इस पर इनका पूरा स्वामित्व है, ये जो चाहे उसके साथ वो कर सकते हैं। और इसी के चलते आपने देखा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारे देश का, वहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत सघन है, मतलब वनावरण अच्छा खासा है। आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो डाटा है उसको भी पढ़ रखा है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो फॉरेस्ट कवर है वो लगातार कम हो रहा है, ये भी एक चिंताजनक बात है उस एरिया का। मतलब वहाँ वृद्धि नहीं हुई है, वहाँ कमी आई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बड़ा चलन है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता कौन है? तो यहाँ के जो स्थानीय कबीलाई लोग हैं वो करते हैं। ऐसा वो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करते हैं, उन्हें ये लगता है कि जंगल उनका अपना है, उनकी निजी प्रॉपर्टी है। तो निजी प्रॉपर्टी है तो उसका वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उनके मन में है, और वो बेहिसाब तरीके से उसको काट कर वहाँ खेती करते हैं। वही जो बर्ताव है या वही जो एटीट्यूड है वो आप मैंग्रोव के साथ भी दिखाते हैं। मैंग्रोव को काट पीट कर नाव बना लेंगे, उससे मछली पकड़ने जाएंगे, और उसके अलावा उससे लकड़ी जलावन के लिए आएंगे, पशुओं को उसमें चराएंगे, इससे उसको पूरा वो डिस्टर्ब कर देते हैं। ये काम होता है। तो इससे मैंग्रोवों का लगातार विनाश हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको चूंकि फैक्चुअल तरीके से अपनी बात को प्रूव करना है, तो आप इसमें जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2019 वाली, वही लेटेस्ट है। ये 2 साल के अंतर पर पब्लिश होती है, तो 2021 में जब आएगी तब वो लेटेस्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो पुरानी वाली है उसी को मानेंगे।
तो यहाँ कंपेयर कर दीजिएगा 2017 और 2019 को, और बता दीजिएगा कि 2017 से लेकर 2019 के बीच में मैंग्रोव का जो कवर है उसमें वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, भले ही नाम मात्र की हो लेकिन हुई है। तो उसको आप दर्शा सकते हैं, इससे आप अपनी बात भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं। और एक बात और है कि जो मैंग्रोव की वनस्पतियाँ होती हैं बड़ी ही जीवट होती हैं, मतलब उनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता होती है। वो लहरों के थपेड़े खाकर एकदम खड़ी रहती है। और उसके अलावा इनके अंदर भी बीज, जो जैसे आप देखते हैं ना कि पौधे के अंदर फल लगता है, पौधा जब बड़ा होता है, पेड़ बनता है, तो उसके अंदर फल लगता है, फल पकता है, और पकने के बाद अगर उसको कोई पक्षी नुकसान नहीं पहुंचाता है या आप खुद नहीं तोड़ लेते हैं तो वो अपने आप ही एक समय बाद नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरता है तो उसके अंदर से बहुत सारे बीज इधर उधर छिटक जाते हैं। पका हुआ फल होता है तो नीचे गिरेगा, फट जाएगा, और फटने के बाद उससे बीज जो है वो चारों ओर छितरा जाते हैं और वो मिट्टी की परतों के अंदर दब जाते हैं। और जब उसे नमी और अनुकूल वातावरण मिलता है, यानी बरसात के आसपास का मौसम आता है, तो उसमें से अंकुरण होता है, यानी अंकुर निकलते हैं और उसके बाद वो जमना शुरू हो जाता है। यही क्रिया होती है। और ऐसे ही जंगल उगे हैं, ये भी बात है। जंगलों को किसी ने लगाया नहीं है, ये इसी प्रकार से जमे हैं। और अगर उस पौधे को यानी उस अंकुर को डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो वो भी पेड़ बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वही हाल मैंग्रोव के साथ भी होना चाहिए। ये भी तो पेड़ ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंग्रोव अपने फलों को या अपने बीजों को नीचे नहीं गिराते हैं। यहाँ वो उसे सुरक्षित करके रखते हैं अपने पास जब तक कि उसके अंदर अंकुरण की प्रक्रिया नहीं हो जाती है, यानी जो अखुआ है वो नहीं निकल जाता है, और उसके बाद उसमें से पत्तियाँ नहीं निकल जाती, यानी पूरा जड़ तंत्र और पूरा पौधे की शाखाएं जब तक विकसित नहीं हो जाएं तब तक वो उसे नीचे नहीं जाने देते हैं, अपने शरीर से पोषित करते हैं। ऐसा काम कौन करता है? ऐसा काम जो स्तनधारी जरायुज प्राणी होते हैं वो करते हैं। जैसे मनुष्य में जो मादा होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो अंडे देती हैं ऐसा नहीं होता। तो ये जो क्रिया है, इसमें बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो पूर्ण विकसित होते हैं। आपने देखा है उनके हाथ पैर या जितनी भी चीज़ें हैं, उनका मस्तिष्क सब कुछ पूर्ण विकसित होता है, वो सर्वाइव कर सकते हैं, बस थोड़े से संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो मैंग्रोव है ये भी वही काम करते हैं। ये पूरे विकसित बच्चों के रूप में पौधों को नीचे पहुँचाते हैं, और ये पौधे नीचे जाकर अन्य जो पौधे हैं उनके साथ मिलकर जड़ तंत्र में सुरक्षित रहते हैं और उसके साथ साथ बड़े होते हैं। ये इनके जीने का तरीका है। तो प्रकृति ने इन्हें सर्वाइव करना सिखाया है, और इसीलिए ये बड़े जीवट होते हैं और जिंदा रह सकते हैं, मतलब बहुत विपरीत परिस्थितियों को झेल सकते हैं। खारे पानी के अंदर अगर बीज गिरते तो नष्ट हो जाते, इसलिए ये बीजों को नीचे नहीं गिराते। तो ये सब इनकी विशेषताएं होती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए 6वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि हरियाणा असेंबली जो है ये रिसेंटली पास की है एक राइट टू रिकॉल बिल। इस बिल का नाम क्या है? राइट टू रिकॉल। अब ये बिल क्या है, इस पर आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना है, इसके जो मेन फीचर्स हैं उसको डिस्कस करना है। तो देखिए, जब भी कोई होता है, कोई भी इलेक्शन होता है, स्थानीय चुनाव हो या राष्ट्र स्तर का लोकसभा चुनाव हो, तो उसमें वोट देने के लिए जाते हैं। जिनके पास वोटिंग की वैधता मौजूद है, वोटर आईडी है या जो भी कुछ है, तो आप वोट देने जाते हैं। ये आपका अधिकार है और आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसमें होता यह है कि एक बार अगर हमने जिस आदमी को वोट दे दिया तो उसमें फिर परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने किसी पार्टी को वोट दिया और वही सपोज दैट जीत गई। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने जिसे वोट दिया वही जीते, जिसे बहुमत प्राप्त होगा वो जीतेगा। तो मान लीजिए जिसे आपने वोट दिया है वही जीत गया, ठीक, तो उस समय तो आप खुश हो गए। उसके बाद उसने शपथ ग्रहण वगैरह किया और कुर्सी पर बैठ गया, मतलब अपनी सत्ता उसने संभाल ली, और वो काम वैसा नहीं कर रहा है जैसा आपने सोचा था। आपने बड़ी उम्मीदें उससे पाली हुई थी कि वो बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा रिफॉर्म ले आएगा या बहुत जो आमूल चूल परिवर्तन है वो कर डालेगा, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। तो आप बड़े निराश हो गए और आपको लगने लगा कि अब 5 साल तक कम से कम या जितना भी उसका कार्यकाल हो उतने समय तक हमें उसे झेलना पड़ेगा। अब ये स्थिति एक समस्या वाली होती है। 5 साल का समय कम नहीं होता, और 5 साल में तो वो पता नहीं क्या कर गुजरेगा, मतलब बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि आप अगर चाहें, और इसके मामले में आपको थोड़ा सा यहाँ सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी, अभी कंडीशन भी हम लोग देखेंगे, तो आप उस प्रतिनिधि को वहाँ से हटा सकते हैं, मतलब उस चुने हुए आदमी को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये एक अधिकार है, राइट टू रिकॉल वाला अधिकार है। पहले तो उससे जवाब मांगेंगे। रिकॉल का मतलब क्या है कि आप उसे याद दिलाएंगे कि आपके कर्तव्य क्या हैं, और उसके बाद अगर वो नहीं चेतता है, सुधरता नहीं है उससे, तो इस कंडीशन में आप उसके खिलाफ प्रस्ताव ले आकर उसे रिमूव कर सकते हैं। ये हरियाणा का एक अपना सार्थक पहल है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए, मतलब ये कुछ मामलों में अच्छा भी है। देखिए यहाँ पर राइट टू रिकॉल के बारे में कहा जाए तो ये 2nd अमेंडमेंट के तौर पे देखा जा रहा है, और इसके जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहला फीचर यही है। इसमें अगर आप एक पैराग्राफ में लिखना चाहें तो इसका उद्देश्य होता है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको लोकतांत्रिक जवाबदेही की ओर मोड़ना। ऐसा नहीं कि आप जीत गए तो फिर एकदम चैन की नींद सो जाइए और 5 साल बाद उठिएगा, जब चुनाव नजदीक आएगा तब जनता के सामने जाकर वोट मांगिएगा। बहुत से ऐसे नेता होते हैं
चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, बरसाती मेढक की तरह। तो यही हाल इनका भी होता है। तो ऐसी कंडीशन से इन्हें उबारना और बाहर निकालना, ये इसका उद्देश्य है। इसके साथ आप ये लिख सकते हैं कि सरपंच या पंचायती समितियों का जो जिला परिषद के सदस्य आदि हैं, उनका भी इसमें योगदान होता है। तो अगर ये लोग जो हैं ये उचित प्रदर्शन करने में विफल हो जाते हैं, मतलब जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ये अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में जनता अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांग सकती है और उनको अगर वो जवाब सही तरीके से नहीं देते हैं या सुधरते नहीं हैं तो उनको उनके कार्यकाल से या कार्यकाल के बीच से ही हटा सकती है। ये सुविधा है। इसकी विशेषताएं और क्या है, तो जैसे महिला आरक्षण वाला जो इसमें मुद्दा है वो काबिले तारीफ है। 50% इसमें रिजर्वेशन उपलब्ध कराया गया है। जो पिछड़े वर्गों में भी बहुत ज़्यादा वंचित वर्ग हैं, एकदम पीछे वाले हैं, दबे कुचले हैं, उनको यहाँ पर सुविधा देना, आरक्षण उपलब्ध कराना, ये भी है। उसके बाद अगर इसमें निष्कासन करना है यानी रिमूवल करना ही अंतिम विकल्प बचता है तो उसको कैसे किया जाएगा, तो इसमें एक गुप्त मतदान होता है, मतलब एक सीक्रेट यहाँ पर जो वोटिंग वाला सिस्टम है वो होता है और इसमें लिखित अनुरोध होता है। मतलब मतदान से पहले आपको एक लिखित तौर पर यहाँ अनुरोध करना पड़ेगा, उसके बाद तब ये जो मतदान वाला प्रोसेस है ये होगा। और उसके बाद 2/3 वोट जो है ये प्रतिनिधि के खिलाफ अगर पड़ते हैं, मतलब 2/3 वाला, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिनिधि जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ कुछ कंडीशन है, मतलब सीधा सीधा आप ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के खींच दिया और नीचे कर दिया, ऐसे नहीं होता। मतलब पहले ये सिद्ध होना चाहिए कि ज़्यादातर लोग इससे असंतुष्ट हैं। ये बात है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 7वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि हाउ द अब्सेंस ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज वुड हैव अफेक्टेड इंडियाज क्लाइमेट, यानी हिमालयी जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय हमारे देश के उत्तर में एक बॉडीगार्ड के तौर पे खड़ा है और ये उत्तर दिशा से हमें एक सीमा प्रदान करता है, पर्वतीय सीमा। और इसके साथ साथ ये क्लाइमेटिक क्षेत्र में यानी क्लाइमेटिक जोन में हमें क्या अपनी तरफ से देता है, क्या योगदान करता है, ये हमें बताना है। या एक तरह से इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत की जलवायु पर क्या असर पड़ता, जैसा आज के समय में हमारा परिदृश्य है क्या वैसा ही होता या उससे कुछ भिन्न होता। तो यहाँ सोच लीजिए और आप जानते हैं कि इसका सीधा असर क्या होता। हिमालय के बारे में अगर देखा जाए तो ये एक फोल्डेड माउंटेन है, आप जानते हैं, और ये नवीनतम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें गिना जाता है। एक वलित पर्वत है, ये आपने देखा है, जो टेथिस सागर नाम की उथली जल संधि थी उसके उभार के कारण ये बना हुआ है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन जो यहाँ पे उपमहाद्वीपीय प्लेट थी उनका आपस में टकराव होता है और उसके बाद जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे दब जाती है और यहाँ पर एक उभार पैदा हो जाता है और जो टेथिस सागर है उसमें बल पड़ जाते हैं और यही जो बल है ये फोल्ड का रूप लेते हैं और बाद में एक पर्वत खड़ा हो जाता है, वही हिमालय है और ये अभी भी बन रहा है। इसमें अभी निर्माण जो कार्य है वो जारी है और इसी वजह से लगातार इसमें अर्थक्वेक की घटना देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें और संसार की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसी में पाई जाती हैं। तो ये सब तो इसकी भौगोलिक स्थितियां हैं, लेकिन भारत के क्लाइमेट पर इसका क्या असर पड़ता है, तो पहली चीज़ तो ये है, यहाँ लिखा भी वही सब कुछ है, उसी को यहाँ सरल भाषा में बताया जा रहा है। देखिए हिमालय एक बाउंड्री है और ये बाउंड्री जो है ये रोकने का काम करती है। जैसे आपके घर के चारों ओर चारदीवारी होती है वैसे ही, जैसे आप देख लीजिए हमारे देश का जो नक्शा है उसमें नीचे का एरिया समुद्र वाला है, हिंद महासागर हमें नीचे से चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो हिंद महासागर में मानसून का जन्म होता है, यानी मानसूनी पवनें जो हैं वो अपना आकार ग्रहण करती हैं और उसके बाद भारतीय जो स्थलीय सीमा है उसमें प्रवेश करती हैं और यहाँ पे स्थल खंडों में स्थान स्थान पर बारिश करते हुए आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ स्थितियाँ तब कुछ और होती जब यहाँ हिमालय नहीं होता। हिमालय नहीं होता तो ये मानसूनी हवाएं पार निकल जाती, मतलब हमारे देश के एरिया को पार करके दूसरी तरफ चली जाती और कहीं और जाकर बरसती, ऐसा होता। और हमारा देश का जो पूरा एक बड़ा भूभाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाता, मतलब यहाँ पे एक शैडो जोन क्रिएट हो जाता और शैडो जोन में बारिश नहीं होती, मतलब बादल उसके ऊपर से गुजर जाएंगे, वो छाया वाले क्षेत्र में आ जाएगा और वहाँ वर्षा की एक बूंद नहीं गिरेगी। तो ऐसा इलाका क्या होगा, डेजर्ट बन जाएगा। तो हमारा देश भी एक डेजर्ट बन जाता और वो भी कैसा, तो एक कोल्ड डेजर्ट बन जाता। सहारा मरुस्थल नहीं बनता या थार का डेजर्ट नहीं बनता, वो मंगोलिया और गोबी वाले क्षेत्र की तरह बन जाता या साइबेरिया का जो जोन है वैसा बन जाता। क्यों ऐसा होता, क्योंकि हिमालय नहीं होता तो इधर से ये पार निकल जाती और उसके साथ साथ जो उधर से आने वाली आर्कटिक क्षेत्र की हवाएं हैं, आर्कटिक जोन की जो पोलर विंड्स हैं वो यहाँ पे प्रवेश करती हैं और वो बर्फीली होंगी क्योंकि वो बर्फीले इलाके से आ रही हैं और वो तापमान को इतना नीचे गिरा देती कि यहाँ पर सूखापन उत्पन्न होता और उसके साथ साथ टेम्परेचर एकदम नीचे चला जाता, तो ये एक ठंडे रेगिस्तान में तब्दील हो जाता। अब सोच लीजिए कि ये स्थिति कितनी भयानक होती। तो हिमालय को यहाँ बने रहना आवश्यक है। इतना हमने लिखा और इसको आप चाहें तो एक नक्शे से दर्शा सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न में इंडिया और यूएसए का जो 2+2 डायलॉग है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो इसमें लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा एडिशन है। तो ये 3rd एडिशन है, जो 2+2 डायलॉग है ये इस पूरे बातचीत की श्रृंखला का 3रा संस्करण है। इससे पहले जो 2 एडिशन इसमें संपन्न हुए हैं,
तो एक 2018 में हुआ है और दूसरा 2019 में हुआ है और ये 2020 वाला है, इस प्रकार से लिखेंगे। और इसमें भारत और अमेरिका के बीच में जो वार्ता हुई है वो नई दिल्ली में हुई है, इसे आप लिखेंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो एक तो बीका नाम का जो इसमें समझौता है उसे आप देख रहे हैं। ये पूरा क्या है, तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट इसे कहा जाता है। ये यूएसए के साथ इंडिया ने साइन किया है। और बीका का मतलब क्या है, तो यहाँ पे 4 जो फाउंडेशनल मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब यहाँ पे कई सारे एग्रीमेंट एक साथ साइन हुए हैं, जिसमें कि संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात कही गई है। यहाँ आप देख लीजिए, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट है। इसके अलावा कम्युनिकेशंस एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, इसे आप देख रहे हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, ये सब चीज़ें। और इसमें अदर की पॉइंट्स के तौर पर अगर आप जोड़ना चाहें, मूल जो इसमें मुद्दा है वो सुरक्षा का है, इसके अलावा व्यापार का है, ये 2 इसमें मूल आधार हैं। उसके अलावा बाकी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर यूएसए के बारे में अगर कहा जाए तो ये जितनी भी सॉवरेनिटी है भारत की उसका सम्मान करेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे दोनों के बीच में जो मतलब भारत और चीन के बीच में जो विवाद हो रहा है उसमें भी अमेरिका भारत की तरफ से पक्ष लेने की बात कर रहा है, तो वो भी जो सहानुभूति है वो इस डायलॉग में कहीं ना कहीं झलकती है। देखिए अमेरिका किसी का सगा नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे कुछ भी हो, लोग डोनाल्ड ट्रंप को कुछ जो एक वर्ग है या व्यक्ति का एक ग्रुप है वो सनकी कहता है, कुछ लोग पागल भी कह देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ वैसी नहीं हैं, अमेरिकी नीतियाँ ही वैसी हैं, सनकी पने वाली। ये वही करते हैं जो जिसमें इनका फ़ायदा होता है। ये बहुत ही स्वार्थी लोग हैं। अमेरिकी जितने भी मतलब राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं या पूरा जो वहाँ का ढांचा है ये स्वार्थ पर आधारित है। ये दूसरे देशों का भला चाह ही नहीं सकते। इनका जो महाशक्ति बने रहने का एक नशा है या सनक आप कह सकते हैं, वो इतनी ऊपर तक है कि ये किसी को उठता हुआ देख ही नहीं सकते। जरा सा देखते हैं कि कोई सिर उठा रहा है, मतलब अब इनके बराबरी पर खड़ा होने वाला है, तो उसके पीछे लग जाते हैं और तब तक उसका पीछा करते हैं जब तक कि वो गिर न जाए। और तेल वाले जितने क्षेत्र हैं उन पर इन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पूरा कब्जा कर ही रखा है। और उसके बाद अब ये देख रहे हैं कि चीन इनके रास्ते में खड़ा हो रहा है, तो उसको दबाने के लिए भारत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस दिन इन्हें लगेगा कि भारत खड़ा हो रहा है, भारत जो है इनके रास्ते में खड़ा हो रहा है या इनकी बराबरी पर आ रहा है, तो उस दिन ये भारत को दबाने के लिए आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको हथियार बेचना शुरू कर देंगे। आपने देखा है कि इससे पहले पाकिस्तान को एक बार अमेरिका ने अपने हथियार बेचे थे और अभी भी बेचता है। तो हथियारों का ये पूरा सौदा करता है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, और वो गलत नहीं कहते हैं, हालांकि ये बात सिद्ध नहीं हुई है, ये सिर्फ कही हुई बात है, लेकिन सही है कि अमेरिका हथियार बेचने के लिए लड़ाइयाँ करवाता है। ये अशांति जानबूझकर पैदा करवाता है और उसके बाद ये अशांति जब बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंचेगी तो युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद वेपन्स बेचने का इसके पास एक गोल्डन चांस होता है और ये बेच के मुनाफा कमाता है, ये बात। और उसके साथ साथ अभी देख लीजिए, जैसे चीन के साथ जो हमारे तनाव चल रहे हैं, तो उसके चलते भारत अंधाधुंध सैन्य क्षेत्र में अपना काम कर रहा है, हथियार खरीद रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हथियार बेचने वाले देश हैं उनको मुनाफा हो रहा है। कोरोना काल में वो खूब कमा रहे हैं, उनकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो रही है। और हम क्या कर रहे हैं, जनता के हित में जो पैसा लगना चाहिए उसको हम लोग रक्षा क्षेत्र में लगा रहे हैं, और ये हमारी मजबूरी भी है। लेकिन ऐसा जो है ये करवाया जा रहा है। ये सब कूटनीतियाँ होती हैं, जो बाहरी महाशक्तियाँ हैं वो दूसरों को दबाने के लिए ऐसा करती हैं। ऐसे ही आप ओसामा बिन लादेन को देख लीजिए, वो अमेरिका का ही पालतू था और कोई नहीं था, और अमेरिका ने तब तक उसको खाना खुराकी दी जब तक कि वो उनके फेवर में काम कर रहा था, यानी आतंकवाद उत्पन्न कर रहा था और अशांति कायम कर रहा था। और जैसे ही उनको लगता है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो उन्हीं के लिए खतरा बनता जा रहा है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला मामला था, वैसे ही वो उसके पीछे लग जाते हैं और उसके बाद अंत में खोज कर मार डालते हैं। तो अमेरिका जो है वो उकसाता है, ये उसका काम है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चूंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये सब नहीं लिखना है, ये वास्तविकता है, लेकिन ये सब लिख कर नहीं आना है, ये सब अंदर की बात है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि 2+2 डायलॉग में किस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं, बस उतना ही फैक्चुअल चीज़ें। और उसके साथ ये लिख दीजिएगा यहाँ पे जो बोथ द कंट्रीज आल्सो, यहाँ देख रहे हैं आप, also decided to expand joint capacity building exercise with other Indo-Pacific countries। मतलब यहाँ पे जो भारत प्रशांत क्षेत्र है उनके साथ यहाँ ज्वाइंट एक्सरसाइज वाला जो सिस्टम है, यानी संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये आजकल का फैशन भी बन गया है, देशों की मित्रता को दर्शाने का और प्लस अपने शक्ति प्रदर्शन का, और उसके साथ साथ थोड़ा शोबाजी करने का भी यहाँ अवसर प्राप्त होता है, तो लोग संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। ये सब चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं, बहुत कुछ इसमें है। और 2+2 डायलॉग जो है ये भारत के पक्ष में किस प्रकार से लाभदायक है, ये थोड़ा सा आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो देखिए, ये दर्शाता है कि भारत और यूएसए की जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं हैं वो एक है। एक हो या ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि दोनों की जो चिंता है वो एक है। और ये समझौते व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने के साथ साथ द्विपक्षीय समझौते को भी सुनिश्चित करेंगे।
और समुद्री डोमेन जागरूकता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के अनुरोध का मतलब भारत के द्वारा जो अनुरोध किया गया है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वीकृति भारत की सुरक्षित रूपरेखा को और मजबूत करेगी। तो भारत की सुरक्षा क्या अमेरिका की मोहताज है, ये आप सोच कर देखिएगा, लेकिन ऐसा यहाँ लिखना नहीं है। यहाँ हमें वही लिखना है जो परीक्षक को अच्छा लगे, जो आयोग को अच्छा लगे और जो संतुलित हो, तो इसलिए थोड़ी सी तारीफ करना बनता है। इसके बाद आगे चलते हैं 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमें बताना है। देखिए कोई भी इंडेक्स जो होता है वो रैंकिंग देता है और वो रैंक ये बात निर्धारित करती है कि प्रदर्शन कैसा है। जैसे आप परीक्षा देते हैं तो उसमें भी आपको स्थान प्राप्त होते हैं, रैंकिंग मिलती है। जैसे ये UPSC की परीक्षा होती है या आप जो देने जा रहे हैं BEO, तो उसमें भी रैंकिंग होगी, रैंक 1 होगी। कोई ना कोई टॉप करेगा, कोई नीचे जाएगा, एकदम सबसे लास्ट वाले हिस्से में टॉप करेगा, कोई जो है उसमें से सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। तो इस हिसाब से रैंक बनती है। अब यहाँ भी जो ये AQI है ये रैंकिंग का ही एक तरीका है, इंडेक्स है। इसमें अगर आप रैंक की जो मात्रा है वो आपकी अगर कम रहती है, मतलब संख्या में कम रहती है, तो ये अच्छा माना जाएगा। और संख्या में अगर इसका मान बढ़ता है तो ये आपके लिए खराब है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ऐसे ही आप देख लीजिए, रैंक 1 जिसको प्राप्त होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और जिसको रैंक 500 प्राप्त होगी उसकी वैल्यू कम होगी। इंटरव्यू पहले किसका लिया जाएगा, जो रैंक 1 वाला है उसका लिया जाएगा। तो यही स्थिति यहाँ इन स्थानों के साथ भी होती है जिनको कि AQI से नवाजा जाता है। तो फर्स्ट रैंकर जो होगा उसके अंदर एयर क्वालिटी की जो गुणवत्ता है, मतलब एयर क्वालिटी जो है वो अच्छी मानी जाएगी। मतलब उसकी जो हवा की गुणवत्ता है, उसके वातावरण में जो क्षेत्र उसके आते हैं वो काफ़ी अच्छी हवा या शुद्ध हवा को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। अब इसमें आप ये लिख सकते हैं कि प्रदूषण की जो उपस्थिति है वो उस क्षेत्र में कितनी है, मतलब उस क्षेत्र की हवा में कितनी है, इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है। और इसमें 500 तक का पूरा स्केल बनाया गया है और 500 तक की ये जो स्केल है इसमें मेजरमेंट किया जाता है और अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। AQI की गणना में आमतौर पर 5 प्रमुख जो वायु प्रदूषक हैं उनको शामिल किया गया है और भूस्तरीय ओजोन, कण प्रदूषक और इसके अलावा कण पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की चीज़ों को शामिल किया गया है। इसमें जो भूस्तरीय ओजोन है यानी जो ग्राउंड लेवल की ओजोन है इसको भी शामिल किया गया है। अब आप कहिएगा कि ओजोन परत तो फायदेमंद है, ओजोन परत के सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं क्योंकि ये जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके जो रेडिएशन है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन वो जो ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फीयरिक ओजोन होती है, मतलब उसका ज़्यादातर हिस्सा स्ट्रेटोस्फीयर में होता है और थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। और ऐसी कंडीशन में वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन पाई जाती है, निचले स्तर पर ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन पाई जाती है, ये कृत्रिम होती है, ये नेचुरल नहीं होती है और ये मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं उससे जनरेट होती है एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के तौर पे और ये जहरीली होती है, ये जानलेवा भी हो सकती है अगर ज़्यादा मात्रा में हो। तो ये यहाँ पर गिनी जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स के प्रदूषकों के तौर पे। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर है ही है और भी जितनी चीज़ें, जैसे जो एसिड रेन के लिए उत्तरदायी पदार्थ हैं उसमें आप देख रहे हैं कि सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं या नाइट्रोजन के होते हैं वो सब लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर जो रैंकिंग बनाई गई है उसमें 6 कैटेगरी है। पहले वाला में गुड की कैटेगरी होती है, तो जो गुड वाली कैटेगरी है उसमें ग्रीन सिंबल होता है। 0 से लेकर 50 तक की जो रैंकिंग होती है उसमें ग्रीन वाली कैटेगरी गिनी जाती है। मतलब अगर आपकी रैंकिंग 0 से लेकर 50 के बीच में है तो आप ग्रीन वाले जोन में आते हैं। जैसे लॉकडाउन के ज़माने में रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन बने हुए थे, तो वैसे ही। अब यहाँ देख लीजिए, इसके बाद जो अगला वाला है वो येलो जोन है। ये सेटिस्फैक्ट्री वाला है, मतलब इसमें 51 से लेकर 100 तक की जो रेंज होती है उसको रखा जाता है। जो यहाँ पे मॉडरेट लेवल के प्रदूषित क्षेत्र हैं यानी मध्यम प्रदूषित हैं, तो उनके लिए जो रैंकिंग है वो 101 से लेकर 200 तक की है। पुअर वाली जो जोन है वो रेड वाली है, मतलब रेड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो इसमें तालमेल है वो 201 से लेकर 300 तक का है, इसे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा वेरी पुअर वाला जो है ये बैगनी रंग से रिप्रेजेंट किया जाता है यानी वायलेट कलर से, और इसकी जो रेंज है ये 301 से लेकर 400 तक की है। यहाँ आप रैंकिंग देख पा रहे हैं। और सीवियर वाली जो जोन है ये मैरून कलर से रिप्रेजेंट की जाती है। सीवियर वाली जो जोन है इसमें रेड अलर्ट टाइप का जारी हो जाता है, मतलब अब हवा इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो गई है कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, ये इसका मतलब होता है। तो ऐसी कंडीशन एकदम आखिरी लेवल की होती है। फिलहाल ये पूरा स्केल है और इसी पैमाने के आधार पर AQI को डिसाइड किया जाता है। इसके बाद लास्ट इस सेक्शन का जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, इस पर आपको जरा सा लिखना है और उसके साथ साथ ये भी लिखना है कि भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी, मतलब फ्रीडम का स्ट्रगल था, उसको ये एक राइट डायरेक्शन में मोड़ता है, सही दिशा देता है और इस तरह से हम अपनी आज़ादी की ओर प्रशस्त होते हैं। इस पर जरा सा हमें डिस्कस करके इसे सिद्ध करना है, मतलब इस बात को हमें प्रमाणित करना है। तो देखिए दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को ये शुरू होता है।
इसका जो अनाउंसमेंट है वो तो पहले ही हो जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब होती है? 9 अगस्त 1942 को। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तब होती है जब गांधी जी ग्वालियर टैंक मैदान से घोषणा करते हैं करो या मरो वाली। उनका कहना था कि अब वो समय आ गया है जब हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूरी जी जान से एकदम एकाग्रता के साथ, पूरी शक्ति के साथ देश की आज़ादी के इस हवन में, यज्ञ में शामिल हो जाएं और अपनी तरफ से आहुति दें। जो आहुति हम दे सकते हैं वो दें। और ऐसी स्थिति में 2 ही कंडीशन पैदा होगी, या तो करो या फिर मर जाओ। यानी देश को आज़ाद कराने के प्रयास में या तो हमारी मृत्यु होगी, हम स्वर्गवासी होंगे, तब भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर उसे हम आज़ाद कराने के प्रयास में मरते हैं वो एक अलग चीज़ है, और अगर सफल हो जाते हैं तो देश को आज़ाद करा लेंगे। दोनों स्थितियाँ हैं। गीता का एक श्लोक है ना, हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा मां भोक्ष्यसे महीम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर उपदेश दिया था गीता के श्लोक के रूप में कि अगर तुम युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो भी तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है। और अगर तुम विजेता साबित होते हो तो सांसारिक जितने भी यहाँ भोग विलास के साधन हैं उनको भोगोगे, इस्तेमाल करोगे, यानी यहाँ भी सुख चैन से रहोगे। तो दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा घाटा कुछ भी नहीं है। वही बात गांधी जी यहाँ अपने शब्दों में कहते हैं। तो गांधी जी जैसा जो अहिंसक व्यक्ति होता है वो भी यहाँ पर अब हिंसा पर उतर आता है। हिंसा का मतलब ये नहीं कि वो हाथ में तलवार ले लेते हैं, मतलब उनकी जो जबान है वो उत्तेजित हो जाती है। ये उत्तेजना के शब्द होते हैं, करो या मरो। मरने मारने वाली बात कौन करता है? जिसके अंदर हिंसा की भावना पनपती है। तो ये जो हिंसा थी ये सार्थक दिशा में प्रयास करने के लिए, उकसाने के लिए थी। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर सोचते हैं, उनका अपना विचार था, लिलिथगो उस समय वायसराय था, तो वो सोचता है कि अगर बड़े बड़े जो नेता यहाँ उकसाने का काम कर रहे हैं उन्हीं को पकड़कर अरेस्ट कर लिया जाए और जेल में ठूस दिया जाए तो ये आंदोलन जो है ये नेतृत्व विहीन हो जाएगा। माफ कीजिएगा। तो उसके बाद ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाएगा और अंग्रेज जो है ये मान कर चलते हैं कि अगर एक बार नेता हट जाएंगे तो आंदोलन को हम लोग दमन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो उसकी बागडोर जो छोटे वाले चेले होते हैं वो संभाल लेते हैं और बखूबी इसको निभाते हैं। पूरे देश में ये आग भड़क जाती है। बल्कि ये कहा जाए कि जो नेताओं की गिरफ्तारी थी वो यहाँ पर ईंधन का काम करती है, चिंगारी का काम करती है और आग चारों ओर जलने लगती है। तो इसी के बारे में हमें लिखना है और इसमें आप जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ लिख दीजिएगा कि जो वर्ल्ड वार 2 था उससे देश की और दुनिया की स्थितियां बहुत तेज़ी से बदल रही थी, बिगड़ रही थी और पूरी इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी उसमें बदलाव हो रहे थे। आर्थिक हालात हर देश के खस्ता हाल हो रहे थे, इकोनॉमी ध्वस्त हो रही थी और ऐसी स्थिति में असुरक्षा का भाव लोगों के मन में पनप रहा था। महंगाई बहुत बेहिसाब बढ़ गई थी, भूखमरी की नौबत आ गई थी और जनता इसके लिए ब्रिटिशों को गुनाहगार मानती थी और इसके लिए उनके मन में बगावत की जो चिंगारी है वो भड़क रही थी। ये बात है। उसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि जापानी आक्रमण का भय लोगों को सता रहा था। हालांकि ये बहुत ही एक तरह से निराधार कहा जा सकता है क्योंकि जापानी आक्रमण होने की संभावना लगभग नगण्य थी। लोग ऐसा कह रहे थे सिर्फ। जापान ने भारत की ओर कभी भी गलत निगाह से नहीं देखा। आपने देखा है कि उन्होंने जितनी भी जापानी सरकार थी या जो भी वहाँ के लोग थे, या हिटलर को ले लीजिए जो कि जापान का दोस्त था यहाँ पे, जर्मनी का तानाशाह, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करते थे, दोनों जने, मतलब चाहे जापान हो चाहे जर्मनी हो। तो ये भारत के सीधे दुश्मन नहीं थे, लेकिन भारत उस समय ब्रिटिशों के कब्जे में था और ऐसी स्थिति में ब्रिटिशों के द्वारा जब उस पर नियंत्रण है तो ये ब्रिटिशों के ऊपर हमला कर सकते थे क्योंकि ब्रिटेन से इनकी शत्रुता थी। तो ये बातें हैं और ये सब असुरक्षा की भावना और प्लस संविधान की जो मांग लगातार हो रही थी उसमें अंग्रेज अपनी तरफ से मनमानियां कर रहे थे, अपनी चलाने का प्रयास कर रहे थे। तो जो क्रिप्स मिशन था उसकी असफलता यहाँ पे एक आधार बनती है। बाद में नतीजा ये होता है कि 1942 का ये जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट था इसके परिणाम स्वरूप कैबिनेट मिशन भारत आता है और कैबिनेट मिशन से जो स्पष्ट रूपरेखा है वो तैयार होती है। तो लिलिथगो इतना आजिज आ गया था गांधी जी और उनके सिद्धांतों से या इन राष्ट्रवादी नेताओं से कि वो कह रहा था कि गांधी जी के जो सिद्धांत हैं वो राजनीतिक फिरौती है, मतलब ये ब्लैकमेलिंग का धंधा खोल लिए हैं और हम अंग्रेज सरकार को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये सब चीज़ें आप लिख दीजिएगा और इसके बाद इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से इसके पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट यहाँ बहुत सारे लिखे हुए हैं, जैसे देख लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल में इसने किस प्रकार से दिशा दी। तो दिशा में आप इसमें लिख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे यहाँ डिक्लेयर कर दिया गया। ये काम लिलिथगो का ही था। अंग्रेजों ने ही कांग्रेस को बनाया था और कांग्रेस उनकी जड़ें खोदने में लगी हुई थी, तो अंग्रेजों का यहाँ चिढ़ना लाजमी था और उन्होंने इसे एक गैर कानूनी संगठन के तौर पे मान्यता दे दी कि मतलब ये एक टेररिस्ट लोगों का ग्रुप है, इस तरह से उन्होंने कहा था। इसके बाद पब्लिक जो उस समय की थी यानी जनता, उसके मोरल में वृद्धि हुई थी, यानी उसका जो आत्मविश्वास है वो यहाँ पर एकदम उफन कर बाहर आ रहा था। लोगों को लगने लगा था कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। स्थानीय सरकारों की स्थापना होना ये इसका प्रमाण था। लोकल लेवल पर लोगों ने अपने संगठन इकट्ठे करके
जो तहसीलें थी या जो थाने थे या जो भी न्यायालय वगैरह थे उनको अपने कब्जे में ले लिया, वहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया या मार डाला और वहाँ पर झंडा गाड़ दिया, तिरंगा फहरा दिया, जैसे बलिया में चित्तू पांडे या और भी क्षेत्र थे जहाँ स्थानीय सरकारों की स्थापना होती है। तो ये लोग लंबे समय तक वहाँ राज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि 2 दिन का शासन था इस प्रकार से। तो ये अपना वहाँ सर्वे सर्वा बन के तिरंगे की छाया में अपना शासन चलाते हैं। तो इस हिसाब से इनके मन में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ था और वही आत्मविश्वास अंत में देश की आज़ादी का आधार बनता है, तो उसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिशों को ये अब रियलाइज़ हो गया था, उन्हें महसूस हो गया था कि अब वो भारत में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। अंतिम प्रयास उन्होंने किया था और वो प्रयास यहाँ पर विफल होता है। तो इसके बाद वो रास्ता निकालने लगते हैं कि संविधान का ढांचा हम लोग तैयार कर दें और भारतीयों को संविधान का सौंप दिया जाए और उसके बाद हम लोग यहाँ से अपना पत्ता समेट लें। लेकिन जाते जाते बंटवारा करवाना नहीं भूलते। ये उनकी योजना थी जो कि 1905 से ही चल रही थी और वो जाकर साकार होती है 1947 में। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं सेक्शन बी की ओर और इसमें 50 शब्दों की शब्द सीमा है और इसमें पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, जैम ट्रिनिटी के बारे में आपको लिखना है। देखिए जैम जो है ये शॉर्टकट है। जैम का मतलब क्या होता है? जनधन आधार मोबाइल। जे फॉर जनधन, ए फॉर आधार और यम से मोबाइल, इस प्रकार से है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीनों मिलकर डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है या जो डिजिटल इंडिया का ख्वाब है उसमें काफ़ी बड़ा योगदान देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और ट्रिनिटी का मतलब क्या होता है? तिकड़ी, जहाँ पर 3 लोग एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कहा गया है कि नेशन वाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये उपलब्ध कराएंगे तीनों मिलकर और इसके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है या जितना भी लेन देन का काम है वो आसान हो जाएगा। मूल रूप से ये इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, जो कैशलेस वाला सिस्टम है उसमें अपना योगदान देंगे। इसके बाद इसमें कहा गया है कि ये क्यों इतनी पावरफुल है, तो पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रिनिटी है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई है, यानी डीबीटी का इसमें अच्छा खासा रोल है, मतलब उस प्रोग्राम से ये जुड़ी हुई है। इसके अलावा इसमें जो इरेगुलरिटीज़ और करप्शन की संभावना है वो लगभग 0 हो जाएगी। ऑनलाइन लेन देन होगा, यानी खाते में सीधे आपका पैसा आएगा, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। जैसे मान लीजिए सरकार जो है वो देती है पीएम किसान वाला पैसा, किसान सम्मान निधि, तो वो किसानों के खाते में डायरेक्ट आता है। ये सब कैसे होता है? ये डिजिटल प्रक्रिया के थ्रू होता है। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कैशलेस वाला सिस्टम नहीं होता, तो पैसा किसी स्थानीय जो प्रतिनिधि है उसके पास आता और वो उसमें से अपना कमीशन मांगता। ऐसा ही होता है, मतलब अभी तक ऐसा ही होता रहा है। और उसको कमीशन देने के बाद जो बचता वो किसानों का होता, मतलब उनका दोहरा शोषण। तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाती। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो फंडा है उसको प्रमोशन प्राप्त होता है। और कोविड-19 का जो दौर चल रहा है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग को हम इसमें कायम रख सकते हैं इस माध्यम से। जाने की आवश्यकता नहीं है, आप दूर बैठकर भी पेमेंट कर सकते हैं या जो लेन देन का काम है उसको कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें पीवीटीजी के बारे में पूछा गया है, तो ये है क्या? तो रिकमेंडेशन ऑफ डेबर कमीशन, ये जो डेबर कमीशन है इसकी जो रिकमेंडेशन थी इसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। इसको डेबर कमीशन या डेबर कमीशन कहा जाता था और ये जो आयोग था इसकी स्थापना 1960-61 के आसपास होती है। इसकी रिकमेंडेशन जो थी उसमें कहा गया था कि जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके विकास की दर में असमानता है और उसके कारण विभिन्न समूहों में उन्हें बांटना आवश्यक है। और पीवीटीजी यानी जो कमजोर, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है उनकी बात हो रही है, इनको लुप्त प्राय जनजातीय समूह के तौर पे देखा जाए और वन अधिकार अधिनियम यानी जो FRA है उसके तहत निवास के अधिकारों का इन्हें हक दिया जाए क्योंकि ये उसके हकदार हैं। और भारत में करीब 75 पीवीटीजी है, इसे आप देख सकते हैं। और इन 75 जो ग्रुप हैं इनमें सबसे अधिक संख्या अगर देखी जाए तो ओडिशा में पाई जाती है, 13 ऐसा दिया हुआ है। यहाँ 13 का नंबर आप देख रहे हैं। उसके बाद जो अगला नंबर है वो आंध्र का है। अब यहाँ आप देख रहे हैं नीचे कि इसके जो क्राइटेरिया हैं यानी मापदंड है वो कौन कौन से हैं। तो तकनीकी से पूर्व जो कृषि स्तर है उसको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा घटती जनसंख्या स्थिर जो आबादी की बात है उसको लिख सकते हैं। बहुत कम साक्षरता का स्तर है उसे आप जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पर जीवन के निर्वाह का जो स्तर है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। भोजन के लिए शिकार पर निर्भरता, ये भी इसमें एक मामला हो सकता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा सार्थक तो नहीं है लेकिन फिर भी। और जनसंख्या का शून्य या नकारात्मक विकास, इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। और देख लीजिए इसके बाद अगला तीसरे नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि सब्सिडियरी अलायंस, इस पर आपको प्रमुख जो विशेषताएं हैं प्रकाश डालना है। देखिए ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा भारत में लाया गया था और सहायक संधि, हालांकि शुरुआत करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा था लेकिन इसको प्रसारित करने वाला, इसे बड़े पैमाने पर लागू करने वाला वेलेजली था। तो वैसे भी ब्रिटिश भारत में डलहौजी और वेलेजली को ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक विस्तारक कहा जाता है, संस्थापक नहीं विस्तारक कहा जाता है। इन्होंने फैलाने का काम किया था। तो वेलेजली ने क्या किया, इन्होंने जितने भी
राज्य थे, भारतीय राज्य थे, रियासतें थीं, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम आपके विदेशी मामलों की देखरेख करने को तैयार हैं। यानी बाहर से आपको जो खतरों का यहाँ डर सता रहा है, जैसे कि हैदराबाद का निजाम जो था वो मराठों से डरता था, उसे डर लगता था कि मराठे उसका गला दबा देंगे, तो इसलिए वो डरा रहता था। तो ऐसे ही डरने वाले जो रजवाड़े थे उनके सामने एक प्रस्ताव आता है अंग्रेजों की ओर से कि हम आपके विदेशी मंत्रालयों की देखरेख स्वयं किया करेंगे, अंदर आप अपना राजकाज संभालिए, लेकिन बाहर से आपका कोई लेना देना नहीं है। बाहर के जितने भी सैन्य मामले हैं, विदेशी संबंध हैं, वो सब हम देखेंगे, और ये जो हमारा एहसान आपके ऊपर है, इसकी एवज में हम अपनी सेना आपके राज्य में रखेंगे और उस सेना का पूरा जो हर्जा खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा। ये पूरा प्रस्ताव था और इसी को हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस। इसमें राज्य का पूरा नियंत्रण बाहर से हट जाता था, यानी एक तरह से उसकी आज़ादी छीन ली जाती थी, चारों ओर से उसे घेर लिया जाता था। जो घेरे की नीति कही जाती है वो काफ़ी हद तक इससे मैच करती है। यहाँ पर चारों ओर से अंग्रेज उस राज्य को घेर लेते थे, राजा को बिना बताए, मतलब राजा को ऐसा महसूस भी नहीं होता था, उसे तो लगता था कि उसने अंग्रेजों के साथ एक डील की है और डील के बदले में जितने भी बाहर के इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उस पर अंग्रेज अपना कब्जा किए हुए हैं, लेकिन अंदर हम अपना सुरक्षित हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं, यही हमारे लिए पर्याप्त है। तो इस तरह की मानसिकता वाले जो रजवाड़े थे वो खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ जो राजा थे या कुछ जो रियासतें थीं वो इसको मजबूरी में स्वीकार करती हैं। तो ये सब बातें थी और उसी पर आधारित ये सब्सिडियरी अलायंस है, इसको आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको अपने शब्दों में लिख दीजिएगा कि जो भारतीय शासक थे वो अपनी सेवा में न तो किसी विदेशी नागरिक को नियुक्त कर सकते थे और न ही वे अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी अन्य भारतीय राज्य के साथ किसी भी तरह के जो पॉलिटिकल रिलेशन है उनको क्रिएट कर सकते थे। अब सोच लीजिए कि कितनी इनके सामने मजबूरी होती थी। तो ये सब बातें। अब इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट के तौर पे लिखना है, यानी केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना, इसके संदर्भ में बताना है। तो देखिए, केंद्रीय जो ये विस्टा पुनर्विकास परियोजना है ये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 2019 में प्रपोज की गई थी, प्रस्तावित की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसके अंदर भी छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, जैसे कि मौजूदा जो संसद भवन है उसके पास एक नए संसद भवन का निर्माण किया जाए, ये त्रिकोणीय आकार का हो, मतलब तिकोना हो। जो पुरानी संसद है वो पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई है और वो किसी भी समय नेताओं के सिर पर गिर सकती है, ऐसा तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी का मानना है, और इसलिए उसको एक संग्रहालय में तब्दील करके सुरक्षित कर दिया जाए। अब कितना सुरक्षित होगी वो ईश्वर ही जानते हैं। और उसके बगल में एक तिकोनी संसद का निर्माण कर दिया जाए, ये बात है। उसके बाद जो अगला है उसमें संयुक्त केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाए। राजपथ जो है यानी इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, उसमें 3 किलोमीटर तक का स्ट्रेच का नवीनीकरण किया जाए, ये तो ठीक है, सार्थक पहल है। और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाए, ये सब बातें। तो ये पूरा एक प्रोग्राम है और इसी पर आधारित है ये विस्टा परियोजना। अब देख लीजिए, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना ने नगरपालिका कानून के उल्लंघन, पर्यावरण कानून के उल्लंघन और भूमि उपयोग के परिवर्तन के आधार पर विवाद को जन्म दिया है और मामला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। देखिए, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक नई चीज़ बन रही है, लेकिन नई चीज़ की उपयोगिता कितनी है ये सोचने वाली बात है। संसद भवन जो हमारा है वो इतना भी जर्जर नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। वो बिल्डिंग जो है वो आज की बनने वाली किसी भी बिल्डिंग से कहीं ज़्यादा मजबूत है। इसकी तुलना आप ऐसे कर सकते हैं, वो तो एक बड़ी चीज़ है, मतलब बड़ा मकान बना हुआ है, उसे आप मकान ही ले लीजिए, एक बड़ी हवेली समझ लीजिए। लेकिन जो हमारे सामान्य मकान हैं, जो पुराने समय के मकान हैं, उन्हें आपने देखा है उनकी दीवारें कितनी मोटी होती हैं, और आज के मकानों की दीवारें देख लीजिए। पहले के समय में 15 इंची की दीवारें होती थी, मतलब एक कॉमन मकान की बात की जा रही है यहाँ पे। और जो सामान्य अब के मकान बन रहे हैं, पिलर खड़ा करके और सिर्फ एक पतला सा पर्दा जो दीवार का होता है, मतलब ईंटों का होता है, उसको जोड़ दे रहे हैं, यानी 5 इंची की जोड़ैया होती है, ऐसा होता है। तो अब मजबूत कौन है जरा बताइए, आज के बने हुए मकान मजबूत है या जो 15 इंच वाली दीवार वाले मकान थे वो मजबूत है? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो संसद भवन पहले का बना हुआ था वो आज के बनने वाले किसी भी निर्माण से ज़्यादा मजबूत है। इसको आप ऐसे किलों से कंपेयर कर सकते हैं। जो पहले के किले थे, क्या वो अब वैसे बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते, ये मानी हुई बात है। तो ऐसी कंडीशन में उसको रिपेयर करने की बजाय, उसमें सुधार लाने की बजाय आप एक नया खड़ा करना चाह रहे हैं। क्या ये देश के ऊपर एक अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं है? अगर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचेगा, यहाँ पार्टी की मानसिकता या किसी व्यक्तिवाद से प्रेरित होकर नहीं सोच रहा है, अगर सकारात्मक तरीके से सोच रहा है एक बुद्धिमान नागरिक की हैसियत से, तो उसको लगेगा कि ये फिजूल खर्ची है। और फिजूल खर्ची तो एक तरफ करिए, ये पर्यावरण की दिशा में बहुत घातक कदम है। जिस एरिया में आप तिकोनी संसद बनाने का प्लान कर रहे हैं वो हरा भरा क्षेत्र है, वहाँ पर अगर आप निर्माण कार्य करेंगे तो उस हरियाली को आपको नष्ट करना होगा।
और यहाँ पर्यावरण संबंधी दिक्कतें पैदा होंगी, तो दिल्ली को वैसे ही पर्यावरण के अच्छे खासे संकट झेलने पड़ते हैं, मतलब मुसीबतें वैसे ही कम नहीं हैं और आप नई मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रशंसनीय नहीं है बल्कि निंदनीय है, तो इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आजकल किस तरह से निर्णय दे रहा है हम जानते हैं। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। तो ये सब बातें आप पार्टी के उसमें मत लिखिएगा। कुल मिलाकर ये निर्णय बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं है, ये कहा जा सकता है। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि आप सड़कों को फिर से ठीक करवा रहे हैं, रीडेवलप करवा रहे हैं, वो सब सही है। लेकिन फिर से एक नया भवन बनवाना जिसकी कि अभी कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ बात नहीं है, बुद्धिमानी का कदम नहीं है। अब यहाँ पे केंद्र सरकार जो है ये इसके पक्ष में कुछ तर्क दे रही है, तो तर्क तो सभी देते हैं। तर्क ये है कि बुनियादी ढांचा जो संसद का है वो तत्कालीन जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में असमर्थ है। अब बताइए, आपने एक मकान बनवाया और आप उसकी फिर से एक बार फ्रेमिंग करवाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि उसकी साज सज्जा बदल दी जाए, तो आप मकान को तोड़वाते हैं, आंशिक रूप से तोड़वा कर उसमें हेर फेर करवा देते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि मकान को आपने बुलडोजर से उठवा लिया और दूसरी जगह रखवा दिया और जो खाली ज़मीन बची है वहाँ फिर से बिल्डिंग बनवा रहे हैं। ऐसा करते हैं? नहीं करता है कोई, प्रायः नहीं करता है, बहुत इक्का दुक्का लोग ऐसा करते हैं। तो सरकार वही करने की सोच रही है और ये कहना है लोगों का कि यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, मतलब जो विभागीय दूरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो डिपार्टमेंट आसपास बना दिए जाएंगे तो आने जाने का जो समय है वो घटेगा, प्रदूषण कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब आने जाने के लिए जो रास्ता तय करना होता है उससे अनावश्यक प्रदूषण होता है, उससे कहीं ज़्यादा प्रदूषण जो दिल्ली का ट्रैफिक है वो पैदा करता है, और आप जो काम करने जा रहे हैं उससे इन्वायरमेंट को वैसे भी अच्छा खासा नुकसान पहुँचने वाला है। इसके अलावा जो मौजूदा इमारतें हैं वो प्राचीन हैं, उनका ढांचा बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। कितना कमज़ोर हुआ है ये सभी जानते हैं, ठीक है, तो इतना आप लिख दीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, ये सेंट्रल विस्टा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। कहा गया है सेंट्रल विस्टा इज़ ए हेरिटेज पेनेट्रिक, और इसके बारे में कहा गया है कि जो 1962 का मास्टर प्लान दिल्ली का था उसको ये डिक्लेयर करता है। इसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है। और 5वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें देख लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में यानी IMF के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, IMF जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1945 में, और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और यह जो मॉनेटरी फंड है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है, और ये ग्लोबल जो मॉनेटरी कॉर्पोरेशन है उसको सिक्योर करता है, और जितनी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने का प्रयास करता है, मतलब पूरे विश्व में एक आर्थिक समानता को बनाए रखने की कोशिश करता है। और इसे लगता है कि इसका जो सदस्य देश है, इसमें बहुत सारे सदस्य राष्ट्र हैं, तो उसमें से अगर कोई कमज़ोर पड़ रहा है तो ये उसे कर्जा भी देता है, लोन देता है, ताकि वो फिर से खड़ा हो सके, और जब लोन चुकाने की बारी आए तो चुका भी दे, ये भी बात है। तो भारत ने भी इससे सहायता ली थी और भारत भी इसका सदस्य है। तो इसकी स्थापना होती है 1945 में। जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसके बाद आपने देखा अभी पिछले वाले क्वाइट इंडिया मूवमेंट में कि अलग अलग देश जो थे दुनिया के, चाहे वो कितने भी संपन्न क्यों न रहे हों, इस युद्ध ने सबकी अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। पूरे देश का, पूरी दुनिया का ढांचा डिस्टर्ब हो गया था और उसे फिर से खड़ा करना था, अराजकता के माहौल को समाप्त करना था, शांति बहाल करनी थी, और जो आर्थिक नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी करनी थी, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी करना था। ये सब चुनौतियां थी। तो उसी के चलते बहुत बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उस समय डेवलप होती हैं, जैसे कि IMF को आप देख रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। इस तरह की अनेकों संस्थाएं बनती हैं, तो उसे आप लिख सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि इट डिपेंड अपॉन वर्ल्ड बैंक फॉर इट रिसोर्सेज। IMF स्टेट दैट इफ इट हैज़ 190 कंट्रीज एज इट्स मेंबर, मतलब IMF का ऐसा कहना है कि 190 सदस्य इसके देश हैं। अब देख लीजिए इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को। यहाँ पर मिशन सागर 2 के बारे में कहा गया है। तो ये किस तरह का मिशन है? यह जो है ये भारतीय नौसेना का जहाज ऐरावत जो है उसके द्वारा चलाया जा रहा मिशन है, और ये दूसरा संस्करण है। अब इसमें मिशन सागर 2 का उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं और कोविड-19 महामारी, इन दोनों के बारे में कहा गया है। यहाँ कोविड-19 महामारी को ये दूर करने में मदद करेगा और विदेशी देशों के साथ ये सहयोग करेगा। तो भारत सरकार की ये अनूठी पहल है। यहाँ पर INS ऐरावत जो है ये सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती, इरिथ्रिया, यहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए करीब 100 टन खाद्य सामग्री लेकर पहुँचा है। और मिशन सागर 2 जो है ये दूसरा वाला जो है ये मई-जून 2020 में भेजे गए मिशन सागर 1 का ही दूसरा एडिशन है, संस्करण है। और यह सहायता हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के पहले उत्तरदाता भूमिका को पूरा करेगी। मतलब भारत क्या कर रहा है, ये आसपास सहायता वितरित कर रहा है, और सहायता के बदले में ये क्या कर रहा है, सहानुभूति अपने क्षेत्र के लिए जुटा रहा है। ये इसकी कूटनीति भी है। कोई भी देश जो है वो किसी दूसरे देश के साथ इस तरह के संबंध कब स्थापित करता है,
जब उसे अपने लिए भी कुछ चाहिए होता है। तो भारत भी वही काम कर रहा है, क्योंकि देखिए हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में भारत जो अन्य राष्ट्र हैं, मतलब जो हिंद महासागर में अपनी सीमा रेखा रखते हैं, उनके साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि निकट पड़ोसियों पर तो चीन ने अपना कब्जा कर लिया है, जैसे कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। ये दोनों तो कभी फेवर में नहीं थे, लेकिन श्रीलंका भी अब हमारे फेवर से मुड़कर चीन की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो डायमंड नेकलेस वाली नीति थी, उसी का ये विस्तारित रूप समझा जा सकता है। अब इसमें जो स्थानीय आपदा है या क्षणिक आपदा है, उसको आधार बनाया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है उसमें कहा गया है कि इंडस सर्टर जोन, ये क्या चीज़ है, ISZ, और इसके बारे में आपको डिफिनीशन देनी है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये है क्या। तो देखिए यह जो ISZ है, इसको कहा जाता है इंडस सांगपो सर्टर जोन, और इसकी जो लोकेशन है वो लद्दाख रीजन में लाई करती है, मतलब लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर। अब इसमें अगर कहा जाए तो जो भारतीय और यूरेशियाई प्लेट है उसके बीच में एक सीमा रेखा को ये डेवलप करता है। हालांकि इसका पूरा विस्तार जो है वो दक्षिणी तिब्बत से लेकर हिमालय के उत्तरी हिस्से तक का है, और ISZ ये तिब्बती जोन के विपरीत भारतीय प्लेट के दबाव के कारण जो विवर्तनिकी यहाँ पर कंप्रेशन क्रिएट हुआ है, यानी संपीड़न बना है, उसमें एक बेल्ट की तरह से काम करता है। और यह एक जियोग्राफिकल वर्ड है जो आप देख रहे हैं, और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई एक बेल्ट आपको संदर्भित करनी होती है जो कि अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से या उनके सबडक्शन से बनी होती है। इसे आप लिख सकते हैं। और अभी हाल में एक स्टडी हुई है जिसमें कि ये बताया गया है, ये चर्चा में क्यों है, ये काफ़ी पहले से है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट कोई नया तो है नहीं, तो ये अब इस समय चर्चा में क्यों है, इसकी वजह यह है कि अभी हाल में एक रिसर्च का जो पेपर है वो पब्लिश हुआ है, और उसमें कहा गया है कि लद्दाख फाल्ट जो कि सिंधु नदी के साथ बराबर में स्थित है, मतलब उसके पैरेलल चलता है, वह उत्तर की ओर खिसक रहा है। यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर हो रहा है, नॉर्थ की ओर हो रहा है, ये उसमें चेंज आ रहा है। जबकि इससे पहले ये माना जाता था कि ये जो फाल्ट है ये एक्टिवेट नहीं है, मतलब ये निष्क्रिय अवस्था में है और लंबे समय तक निष्क्रिय रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो देखिए ये सोचना मूर्खता है कि ये निष्क्रिय है। कोई भी चीज़ हिमालय पर निष्क्रिय हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा हिमालय ही चलायमान है, इसमें मूवमेंट लगातार अंदर से हो रहे हैं। तो ये लद्दाख वाला क्षेत्र स्थिर कैसे हो सकता है, कोई भी फाल्ट वहाँ पे स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें साइटोनिक जो स्टॉर्म है उस पर आपको लिखना है। साइटोनिक स्टॉर्म के बारे में आप क्या समझते हैं, ये पहले आपको लिखना होगा, और उसके संबंध में जितने भी मामले हैं उन्हें इसमें एक्सप्लेन करना होगा। तो देखिए कोविड-19 वाला जो दौर था, इसमें आम इन्फ्लुएंजा जैसे जो रोगी थे, मतलब कुछ ऐसे रोगी थे जिनके अंदर जो लक्षण थे वो कोविड-19 से ज़्यादा इन्फ्लुएंजा के थे। और वैसे भी कोविड-19 के जो लक्षण हैं वो सामान्य जुकाम बुखार या वायरल वाली जो बीमारी होती है जो कि सीजनल होती है उससे मिलते जुलते होते हैं। तो इस प्रकार के जो रोगी होते थे ये शुरुआत में अपने आप को अच्छा महसूस करते थे, सामान्य एंटीबायोटिक्स ले ली या सामान्य उपचार कर लिया और उसके बाद इन्हें बेहतर महसूस होने लगा। लेकिन बाद में क्या होता था, इनका जो इम्यून सिस्टम था वो कमज़ोर पड़ने लगता था, क्योंकि कोविड इनके ऊपर शिकंजा कसने लगता था और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार से होता था। तो यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसी को साइटोनिक या साइटोकिन स्टॉर्म के तौर पे देखा जाता है। और यहाँ पे स्टॉर्म शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी तूफान की बात की जा रही है। तो ये शरीर का प्रतिरक्षा तूफान है, मतलब शरीर जो होता है वो खुद अपनी तरफ से प्रोटीन सेल्स को रिलीज करता है, और ऐसा वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए करता है, मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ऐसा काम करता है। और ये जो प्रोटीन सेल्स हैं जब ये अधिकाधिक मात्रा में उबलने लगते हैं, यानी बाहर निकलने लगते हैं शरीर में, तेज़ी से इनका जनरेशन होने लगता है, तो ये जो शरीर का जरूरी हिस्सा होता है या जो अन्य क्षेत्र होते हैं उनको ढकना चालू कर देते हैं। और किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसके चलते जो संक्रमण है वो यहाँ पर अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, मतलब वायरस की बढ़त होती है, बढ़ोतरी होती है, तो शरीर उसी हिसाब से यहाँ पर प्रोटीन सेल्स को रिलीज करेगा, मतलब जनरेट करेगा, और इससे शरीर के लिए फिर घातक परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। मतलब वो संक्रमण से तो लड़ लेगा, लेकिन अंदर जो सेल्स डेवलप हो गए हैं वो शरीर के लिए घातक हो जाते हैं। यही बात है। और यहाँ जो साइटोकिन है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है सेल्स का आंदोलन। मतलब साइटो का मतलब होता है सेल्स यानी कोशिकाएं, और कीन का मतलब होता है मूवमेंट यानी आंदोलन। इसके बाद आगे चलते हैं 9वें नंबर के प्रश्न में। देख लीजिए जेनोम एडिटिंग के बारे में कहा जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो जेनोम एडिटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई वीडियो बनाते हैं या कोई चित्र फोटो खींचते हैं और उसके बाद उसको दो ही तरीके होते हैं, या तो आप मतलब सीधा सीधा उसे किसी को भेजना चाहें तो भेज दीजिए, और दूसरा आप उसको एडिट करते हैं, उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसमें कुछ नया जोड़ने के लिए या कुछ अनावश्यक चीज़ें निकालने के लिए उसको एडिट करते हैं
सुंदर बनाते हैं या बेहतर बनाते हैं और उसके बाद तब भेजते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एडिट करते हैं। तो ये जो एडिटिंग का काम होता है ये हर जगह किया जाता है। अब यही काम अगर जीनोम के साथ कर दिया जाए, यानी जीनों के साथ कर दिया जाए, तो जो इंसानी संरचना है या किसी भी जीव का जो स्ट्रक्चर है उसको बदला जा सकता है, उसमें मनचाहे गुणों को डाला जा सकता है और उसके अवगुणों को निकाला जा सकता है। यही है जेनोम एडिटिंग। दोस्तों, आपने 2018-19 के बीच में आई हुई रिलीज हुई फिल्म थी रैम्पेज, उसको देखा था? उसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का काफ़ी नाटकीय ढंग से प्रदर्शन किया गया था। वो फिल्म थी तो उसमें ड्रामा दिखाया गया था। उतना ज़्यादा घातक परिणाम होंगे या नहीं होंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसमें ये दिखाया गया था कि जेनोम एडिटिंग के माध्यम से या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को आजमा कर जो जीव हैं उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में या ढांचे में इस प्रकार की मिलावट की जा सकती है, खतरनाक मिलावट की जा सकती है, जिससे कि उनका पूरा स्ट्रक्चर ही डेवलप, उसका जो प्रोडक्शन है वो दूसरे ढंग से होने लगे, मनचाहे तरीके से होने लगे, उनका आकार बहुत बड़ा हो जाए, उनकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा हो जाए, वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाए, इस तरह की स्थितियाँ उसमें हो सकती है। तो ये एक कल्पना थी और कल्पनाओं पर आधारित वो फिल्म थी, लेकिन वो वास्तविकता में भी तब्दील हो सकता है, बशर्ते जो जेनोम एडिटिंग है उसका कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है इस पर सब कुछ निर्भर करता है। ये घातक भी हो सकती है और लाभदायक भी हो सकती है। घातक इसलिए हो सकती है क्योंकि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है, किसी विशिष्ट जीव या किसी विशिष्ट चीज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है जो कि संसार के लिए अच्छी ना हो, या इसका इस्तेमाल किसी असाध्य रोग को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको यहाँ पे रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लाइलाज रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पे जेनेटिक एडिटिंग का सहारा ले सकते हैं। तो इसी के बारे में हमें लिखना है। और जेनेटिक एडिटिंग की अगर डिफिनीशन आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा कि यह ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो कई जीवों के डीएनए को बदलने की अनुमति प्राप्त करते हैं। उनके पास ये क्षमता डेवलप हो जाती है कि वो डीएनए को चेंज कर सकते हैं, यानी खुद भगवान बन सकते हैं। इसका मतलब तो यही है, क्योंकि जेनेटिक जो संरचना होती है वो हर जीव की अलग अलग होती है। वो एक ही प्रजाति का है तब भी अलग होती है। डीएनए किसी का भी 100% किसी से मैच नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता तो सभी जीव एक जैसे होते, लेकिन उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ तक कि अपने माता पिता के साथ भी जो बच्चे होते हैं उनका डीएनए 100% मैच नहीं करता है, ये आप जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप डीएनए को ही चेंज करने की क्षमता रख रहे हैं तो आप खुद ही खुदा हैं, ऐसा कहा जा सकता है। फिलहाल तो बैक्टीरिया, पौधे, यहाँ तक कि जानवर, इन सब की डीएनए में चेंज करके और मनचाहा परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये विभिन्न बीमारियों की जांच करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, उनके इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, या किसी ऐसे सुपर ह्यूमन या सुपर एनिमल को बनाने के लिए की जा सकती है जो कि सार्थक इस्तेमाल किया जा सके। तो ये सब इसके प्लस पॉइंट हैं। और नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं आप लिख सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए 2009 वाला जो क्रिस्पर वाला फंडा है, अ न्यू जीनोम एडिटिंग टूल क्रिस्पर वॉज इन्वेंटेड। इट इज़ सिंपल, फास्टर, चीपर एंड मोर एक्यूरेट देन ओल्डर जीनोम एडिटिंग मेथड। जेनोम एडिटिंग का जो फंडा है वो कोई नया नहीं है, पुराना है, लेकिन 2009 में ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आती है ये बहुत तेज़ थी, सुविधाजनक थी और इसके सहारे हम बहुत एक्यूरेसी के साथ आसानी से जेनोम एडिटिंग कर सकते थे। तो ये थोड़ा आसानी वाला तरीका हो गया और लोकप्रिय हुआ। और वेरियस साइंटिस्ट यूज दिस मेथड फॉर जेनोम एडिटिंग। और बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जेनोम एडिटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ बन चुकी हैं, आप इन्हें सर्च करके देख सकते हैं। इसमें आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी। अभी परीक्षा नज़दीक है तो अभी मत देखिएगा, एग्जाम के बाद देखिएगा। देखिए इसके बाद यहाँ पे इसकी चर्चा क्यों है। अच्छा, कोई भी जो मुद्दा होता है वो इतना पुराना है, आप देखिए 2009 में आया है, तो अब इसकी चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब है। तो वो मतलब इसलिए है क्योंकि 2020 में नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है केमिस्ट्री का वो इसी क्षेत्र में दिया गया है। यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हैं 2020 का जो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री वाज आल्सो अवार्डेड ज्वाइंटली टू इमैनुअल माफ़ कीजिएगा चार्पियर और उसके अलावा जेनिफर ए डोडना। ये दो व्यक्ति हैं, इमैनुअल चार्पियर हैं और जेनिफर ए डोडना है। इन लोगों को कंबाइंडली यानी ज्वाइंटली दिया गया था, दोनों जने को एक साथ। दोनों की ये संयुक्त रिसर्च थी और ये जेनोम एडिटिंग से जुड़ा हुआ था। अब आगे चलते हैं। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न में आप स्पॉन्ज सिटी के बारे में देख रहे हैं। तो आपने देखा है दोस्तों कि जो शहर होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर ज़मीन पक्की होती है, ईंट और कंक्रीट से ढकी हुई होती है। कच्ची ज़मीन का दर्शन बहुत विरले ही होता है, कहीं पार्क वगैरह में हो जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन कच्ची ज़मीन कोई छोड़ता भी नहीं है। गंदगी की वजह से लोग नहीं छोड़ते हैं, मिट्टी लगेगी पैर में, कीचड़ बनेगा। उसके साथ साथ कहीं कच्ची ज़मीन छोड़ने की जगह ही नहीं होती है, क्योंकि आदमी के रहने की ही जगह नहीं होती, कच्ची ज़मीन कहाँ से छोड़ेंगे। ये जो बड़े बड़े महानगर हैं उनकी बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पंज वाला सिस्टम नेचुरल होता है, मतलब प्रकृति ने खुद बना रखा है। आपने देखा है कि पानी बहुत सारा बरसता है
और ज़मीन पर बहुत सारा पानी पानी दिखाई देता है। कुछ समय बाद आप जाइए तो वो सब गायब हो जाता है। कहाँ जाता है? वो सब कहीं बह कर चला जाता है, और नहीं अगर बहता है तो ज़मीन उसको खुद सोख लेती है, ये होता है। और ज़मीन जो वो पानी सोखती है वो अंदर रिचार्ज होता है, मतलब अंदर का जो लेवल है, वाटर लेवल है, उसको रिचार्ज करता है। तो यहाँ पर प्रकृति अपना सारा काम खुद करती है, लेकिन जब हम उसमें खुद हस्तक्षेप करते हैं अपने प्रयास से या अपने स्वार्थ के लिए, तो ये घातक सिद्ध होता है। और जो शहरी बाढ़ की घटना हम लोग देखते हैं, मतलब देखते हैं कि जो अर्बन फ्लड आती है, तो उसके पीछे एक ये भी रीज़न होता है कि कहीं पानी सोखने का क्षेत्र ही नहीं होता है, सब ज़मीन पक्की है। अब जितना भी पानी है वो सीवर के सहारे समुद्र में जाएगा या जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पहुँचेगा। और सीवर सिस्टम में अगर उसकी जो क्षमता है उससे दोगुना चौगुना पानी घुस जाए तो उसे निकलने में समय लगेगा, और जब निकलने में समय लगेगा तो उतनी देर तक वो पानी इधर उधर मंडराएगा, आसपास के इलाकों में भरेगा। या ऐसा हो सकता है कि जो ऊंचे वाले इलाके हैं वहाँ से वो बह जाए और जिधर ढाल है, जहाँ निचली बस्ती है, झुग्गी या स्लम है, वहाँ पर जाकर भरने लगे। या लोगों के घरों में भी घुस सकता है, ऐसा हो सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सीवर जो है वो आए दिन जाम रहते हैं, उसमें प्लास्टिक या तरह तरह के जो कचरे हैं वो फंसे रहते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब बरसात होती है तो वो जाम रहने की वजह से चोक हो जाते हैं, वहाँ से पानी ओवरफ्लो करने लगता है। तो ये सब जो अर्बन फ्लड है उसका नज़ीर होता है। और यहाँ जो ये स्पंज सिटी की अवधारणा है, इसमें ये भी चीज़ें शामिल की गई। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं कि स्पंज सिटी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है जिसमें कि नवीन जल प्रबंधन की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इन शहरों को, मतलब जितने भी शहर इस प्रकार के हैं जहाँ पे महानगरीय डेवलपमेंट हुआ है, उसमें इसका प्रसार किया जाएगा और स्थायी जल निकासी की प्रणाली के रूप में इसे समझा जा सकता है। अब चीन ने 2015 में 16 जिलों में स्पंज सिटी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। मतलब चाइना जो है वो इस मामले में हमसे आगे ही काम कर रहा है, और उसने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, यानी आजमाने के तौर पे 16 शहरों में, माफ़ कीजिएगा 16 जिले जो इसके थे, डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें इसे यूज़ किया था। और बाद में पूरे विश्व में ये लोकप्रिय होता है क्योंकि दुनिया इसका महत्व समझ जाती है। और माना जा रहा है कि स्पंज सिटी जो होती है ये काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। लेकिन किस मामले में मददगार सिद्ध होगी? तो यहाँ आप देख सकते हैं, इम्प्रूव ओवरऑल वाटर क्वालिटी इस मामले में, या फिर हेल्प इन कैप्चरिंग एंड यूजिंग द रेन वाटर। जो वर्षा का जल होता है वो बरसता तो है, हम लोग कहते हैं कि बरसात हो रही है, और पानी जो ऊपर से टपकता है नीचे वो बर्बाद चला जाता है, बह जाता है इधर उधर, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। अगर हम उसे रोक कर रखें और उसका सही दिशा में इस्तेमाल करें तो पानी का जो संकट है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है या नगण्य बनाया जा सकता है। लेकिन उसका 100% हम यूज़ नहीं कर पाते। तो वो जो बरसने वाला मतलब रेन वाटर है उसको हम यहाँ पे पकड़ कर रख सकते हैं, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिड्यूस फ्लड लाइक सिचुएशन, यानी जो बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ हैं उन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। रिड्यूस रेलवे प्रॉब्लम, रेलवे की जो समस्याएं हैं उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो बहुत तरह की जो समस्याएं हैं उनसे हम तात्कालिक तौर पर निजात पा सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी में चले आते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न हैं 25 वर्ड्स की लिमिट वाले। तो पहली जो योजना है वो स्फूर्ति योजना है, और इसमें हमें लिखना क्या है? देखिए, स्फूर्ति योजना जो है ये औपचारिक रूप से पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन और उत्थान के लिए फंड के रूप में नामित की गई, और इस फंड का नाम है स्फूर्ति। इसकी शुरुआत MSME जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा की गई है। और इस योजना के तहत जो पारंपरिक उद्योग हैं या जो शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, उनको यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, ये भी इसमें शामिल है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है, इसमें कोरम यानी जो कार्यसाधक संख्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो कोरम होता क्या है? ये एक तरह का मिनिमम नंबर होता है मेंबर्स का, जितने की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का सेशन है उसको स्टार्ट करने के लिए। मतलब पार्लियामेंट की जो कार्यवाही है वो तभी शुरू होगी जब इतने मिनिमम मेंबर वहाँ पर उपस्थित हों। अब ये संख्या होनी कितनी चाहिए? तो लोकसभा में कम से कम 50 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम जब 25 मेंबर्स यानी 25 सदस्य मौजूद होंगे तभी संसद की कार्यवाही की जा सकती है। ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें थर्ड वाला पॉइंट है। तो आप जानते हैं कि हमारे जो अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से गैसेस अर्थ के चारों ओर बंधी हुई है और वही एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करती है। अर्थ के पास वाली जो लेयर होती है वो ज़्यादा डेंस होती है, और जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं, दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे ये लेयर जो है ये थिन होती जाती है, डेंसिटी कम होती जाती है। तो वो सब चीज़ें हैं। फिलहाल इस पूरी एटमॉस्फेरिक लेयर में अगर हम नीचे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो ट्रोपोस्फियर पहले होता है, स्ट्रेटोस्फियर उसके बाद होता है। इसी हिसाब से ऊपर की ओर हम जाते हैं तो सबसे अंत में एक्सोस्फियर आता है। तो यहाँ पर हमें बताना है स्ट्रेटोस्फियर के बारे में, यानी समताप मंडल के बारे में। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ऊपर की ओर जाते जाते टेम्परेचर कम होने लगता है जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई की ओर जाते हैं। लेकिन जो समताप मंडलीय सीमा होती है इसमें जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ तापमान अधिक होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन लेयर का मैक्सिमम पार्ट पाया जाता है। ये इसकी सबसे विशिष्ट बात है।
दूसरी चीज़ ये है कि क्लाइमेट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ पर जीरो होती हैं, नहीं होती हैं। और इसीलिए जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो इसी हाइट पर उड़ान भरते हैं ताकि उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। जितनी भी क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में संपन्न होती हैं। ये सब बातें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 3 कठिया सिस्टम के बारे में लिखना है। तो 3/20वां हिस्सा जो होता था उस पर किसानों को अपने खेत में नील उगानी पड़ती थी और ये उनकी विवशता होती थी। खेत चाहे कितना भी हो, उपज चाहे जैसी हो, लेकिन उतने हिस्से में उन्हें इंडिगो का कल्टीवेशन करना पड़ता था। बाद में गांधी जी इसमें अपना हस्तक्षेप करते हैं तो किसानों को इससे मुक्ति प्राप्त होती है और यही जो आंदोलन था इसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1970 जो डेट है इसमें याद रखिएगा। इसके बाद रिंग ऑफ फायर, तो आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में ये एक अग्नि मेखला यानी अग्नि पेटी के तौर पे देखी जाती है। यहाँ ज्वालामुखियों का पूरा एक मतलब ज्वालामुखी द्वीपों का एक पूरा झुंड है और यहाँ जो टेक्टोनिक प्लेट्स की स्थितियाँ हैं वो इस प्रकार से बनती हैं कि ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है। मतलब यहाँ भूकंप आए दिन आते रहते हैं और ज्वालामुखियों का विस्फोट उद्गार हमेशा चलता रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ड्रिप इरिगेशन वाला है, यानी टपक सिंचाई विधि जो है उसको कहा जा रहा है। तो टपक सिंचाई का मतलब क्या, यहाँ बूंद बूंद टपका टपका कर खेती की जाती है और जल संरक्षण किया जाता है। मतलब जिस फसल को जितनी आवश्यकता है उसको उसी हिसाब से ड्रिप सिंचाई दी जाती है। ड्रिप के माध्यम से क्या किया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि फला आदमी जो है उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है तो डॉक्टर ने उन्हें ड्रिप लगा दी है। तो एक सिरिंज के माध्यम से पानी अंदर चढ़ाया जाता है। वो पानी जो है ये बाल्टी वाला पानी नहीं होता है, मतलब वो पानी नब्ज में चढ़ाया जाता है ताकि आपके अंदर का जो डिहाइड्रेशन है उसे दूर किया जा सके। तो वही हाल यहाँ मिट्टी के साथ भी किया जाता है। मतलब सोच लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो गया है, अब उसको आप पकड़कर जग पर जग पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, वो और ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुँच जाएगा क्योंकि इतना पानी उसको एक साथ पिलाने पर उसका जो पाचन तंत्र है उसे झेल नहीं पाएगा और वो पानी उल्टे रास्ते उसके शरीर से बाहर आने लगेगा, ये आप जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसको धीरे धीरे पानी दिया जाता है, इकट्ठे झोंका नहीं जाता। ये आप डॉक्टरी जो विधियाँ होती हैं उसमें देखते हैं। तो वही हाल खेतों का भी होता है। किसान क्या करते हैं, ट्यूबवेल या जो भी समरसेबल पंप या नहर वाली प्रणाली होती है तो उससे एक मोटा पाइप खोसते हैं और खेतों में ले आकर उड़ेल देते हैं। अब उसके बाद वो बेहिसाब पानी वानी भर देता है और खुश हो जाते हैं कि हम सिंचाई कर दिए। देखिए किसानों का कोई दोष नहीं होता है, हमारी जो परंपरागत कल्टीवेशन की प्रणालियाँ थी वो ऐसी ही थी। इसमें हम लोग बेहिसाब तरीके से पानी झोंक कर सिंचाई करते थे और उसके बाद पैदावार होती थी। लेकिन इसमें नुकसान भी होता है। पानी की एक तो बर्बादी होती है, जितना हमें लगाना चाहिए उससे हम कहीं ज़्यादा लगा रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो कल्टीवेशन जितना स्वस्थ होना चाहिए उतना स्वस्थ हो नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ये पानी का संरक्षण भी करेगा और उसके साथ साथ उपज को भी बढ़िया बनाएगा। इसके बाद 7वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें हमें बिम्स्टेक के बारे में लिखना है। तो बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक का मतलब ये है कि जो बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ के आसपास का ये इनिशिएटिव है। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1997 में और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है इन्वायरमेंट के संबंध, मतलब एक तरह का इन्वायरमेंट जनरेट करना। और ये जो इन्वायरमेंट है ये किस क्षेत्र का होगा, तो ये इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट कराने के उद्देश्य से होगा। और इसके जो मेंबर हैं वो 21% पूरे दुनिया की पॉपुलेशन का होल्ड करते हैं। और जीडीपी में इनका योगदान कितना है, तो आप यहाँ देख रहे हैं $3.5 ट्रिलियन का ये अपना उसमें योगदान देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इसमें अच्छा एक चीज़ और है कि बिम्स्टेक के जो मेंबर्स हैं उन्हें याद रखिएगा। इसमें देख लीजिए बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं यहाँ बाघ प्रिंट के बारे में दिया हुआ है। ये जो बाघ प्रिंट है ये क्या है, तो धार जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर इस कला का जन्म होता है। और यह जो पारंपरिक कला है इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। जो हर्बल और नेचुरल कलर होते हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। और इस कला में क्या किया जाता है, तो इसमें तरह तरह की जो वनस्पतियाँ होती हैं उनसे रंग प्राप्त किया जाता है। जैसे अनार के छिलके से, जो पॉमग्रेनेट होता है उसके छिलके से यहाँ पे हरा रंग प्राप्त किया जाता है। अनार का जो रस होता है जिसके दाने में गुलाबी गुलाबी रस निकलता है उससे यहाँ पे बैगनी और पिंक कलर बनाया जाता है। इसके अलावा लोहे की जंग से काला रंग बनाया जाता है। फिटकरी से लाल रंग तैयार किया जाता है। इसके अलावा हल्दी और चूने को मिलाकर भी लाल रंग बनाते हैं। इस हिसाब से बनाते हैं। पत्तियों को पीस कर पालक की पत्तियों से हरा रंग बनता है। मेहंदी के पत्तों से भी रंग निकालते हैं। तो ये सब जो नेचुरल कलर होते हैं इनका इस्तेमाल करके ये अपना रंगने का काम करते हैं। और अभी जो ट्राइफेड है वो मध्य प्रदेश का जो बड़वानी जिला है वहाँ पे जो ट्राइब्स मौजूद हैं जो कि ये काम करती हैं उनको प्रमोट कर रहा है ताकि उनकी आजीविका और जो देश की कला है दोनों का संरक्षण हो सके। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न में हम देख रहे हैं ई ग्राम स्वराज के बारे में। तो ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए पंचायतों में डिजिटलाइजेशन को मजबूत बनाने का उद्देश्य है
और इसके लिए ई ग्राम स्वराज की स्थापना भारत सरकार के द्वारा, मतलब जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा की गई। और यहाँ पर एक पोर्टल विकसित किया गया है जो कि पंचायतों के नियोजन, निगरानी और लेखांकन के कार्यों का एकीकरण करता है। और इसमें आप लिख सकते हैं कि जो सेंसस 2011 था उससे संबंधित जो जानकारियां हैं या जितना भी डाटा है, जो फैक्चुअल डाटा है जो कि गवर्नमेंट के सर्वे आदि से इकट्ठा किया गया है, उसको एक स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद रेपो रेट पर आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है और इसमें ये बताना है आपको कि रेपो रेट क्या होता है। तो इसे रिपर्चेज रेट के तौर पे भी देखा जाता है, मतलब इसका फुल फॉर्म आप कह सकते हैं कि रिपर्चेज रेट। रीपर्चेज का मतलब क्या होता है? फिर से खरीदना, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर अगर आप इकोनॉमिकल लैंग्वेज में देखना चाहें तो ये एक तरह का रेट होता है जिस पर कि सेंट्रल बैंक, अब सेंट्रल बैंक का मतलब यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ये कम अवधि के लिए जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उनको पैसा उधार में देता है। और मुद्रास्फीति और जो ऋण की उपलब्धता होती है उसको कंट्रोल में करने के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई के पास जो मौद्रिक नीतियां होती हैं यानी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसी का ये एक पार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मतलब 11th नंबर का, उसमें आप सरोद पोर्ट्स के बारे में देख रहे हैं। तो समुद्री क्षेत्र में जो ट्रेड होता है उसको ईजी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें इसका फुल फॉर्म है, देखिए, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। सरोद जो पोर्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है, इसका पूरा नाम क्या है? सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। ये पोर्ट है, बंदरगाह। और इसमें आप लिख सकते हैं इन पोर्ट्स के बारे में कि तेज, समय पर लागत प्रभावी और मजबूत विवाद समाधान तंत्र ये उपलब्ध कराते हैं, ये चीज़ें हैं। और 12वें नंबर के प्रश्न को जरा देखिएगा, इसमें कहा गया है 5 स्टार विलेज स्कीम के बारे में। आपने 5 स्टार होटल देखे हैं, लेकिन यहाँ पर विलेजेस की बात हो रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय डाक सेवाओं की जो सार्वभौमिक कवरेज है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई योजना है। और इसमें जितने भी डाक विभाग के द्वारा योजना शुरू की गई है उसमें आप 5 योजनाओं को निकाल लीजिए, जैसे कि बचत बैंक खाता है, आवर्ती जमा खाता है, एनएससी वाला जो होता है, या केवीपी प्रमाण पत्र होता है, सुकन्या समृद्धि खाते हैं, पीपीएफ खाते हैं, या वित्त पोषित डाकघर का जो बचत खाता है, भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक वाला खाता है। इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, डाक जीवन बीमा पॉलिसी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। बहुत सारी योजनाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब बहुत पूरा एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं और गांव-गिरांव तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित कराना ये सरकार का उद्देश्य है। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं स्वदेश स्किल कार्ड, ये हमारा अगला है। तो रोजगार सहायता के लिए कुशल श्रमिक आगमन डेटाबेस, कौशल विकास और उद्यमिता, नागरिकता या नागरिक उड्डयन और विदेश मामलों के मंत्रालय के लिए एक संयुक्त पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है और ये वंदे भारत मिशन का हिस्सा है। इतना सफिशियंट है। और वंदे भारत मिशन का मतलब क्या था ये आप जानते हैं। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं इंटरनेट का जो एक सेफ यूज़ है उस पर हमें थोड़ी सी टिप्पणी लिखनी है। देखिए, इंटरनेट को यूज़ करने वाले लोगों की तादाद भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन साइबर क्राइम भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा हो सकता है, उसी पर ये पूरा जो मैटर है वो बेस करता है। इसमें आप यही सब लिख दीजिएगा कि आजकल जो चीज़ें हो रही हैं उसमें ऑनलाइन का सिस्टम ज़्यादा हो गया है और सिक्योरिटी अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर ये जो इंटरनेट के लिए सुरक्षित एप्लीकेशन है, ये एक तरह का एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया है? ये भारतीय सेना के द्वारा डेवलप किया गया है। और जो इंडियन आर्मी है उसने इस एक तरह से संदेश सेवा ऐप के तौर पे इसे डेवलप किया है और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के जरिए ये सुरक्षित जो डाटाबेस है उसको उपलब्ध कराने में सहायता करेगा। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न में आप खरीफ की फसल के बारे में लिखेंगे। तो ये जो खरीफ की फसल होती है ये किस मौसम में उगाई जाती है, किस मौसम में खेती होती है, कब काटी जाती है, इसके अंदर कौन कौन से जो अनाज है वो आते हैं, ये सब आपको लिखना है। देखिए, खरीफ की जो फसल होती है मानसून की फसल कही जाती है। मतलब जून में इसकी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जून में यानी मानसून की शुरुआत में इसकी बुआई होती है और सितंबर के तीसरे सप्ताह में इसे काट लिया जाता है। सितंबर के लास्ट में आप कह सकते हैं या अक्टूबर की शुरुआत में इसकी कटाई होती है। लेट हो जाता है तो अक्टूबर की शुरुआत में, और नहीं तो सितंबर के लास्ट तक इसकी कटाई हो जाती है। इसमें जो मुख्य फसल है उसमें आप देखते हैं चावल यानी धान, ये सबसे मुख्य होता है। इसके अलावा सोरगम, दलहन, गन्ना, तिलहन, मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन, ये सब इसमें आता है। मतलब ये मानसूनी सीजन में बोए जाते हैं। इसके बाद जब ये धान कटता है तो उसी खेत पर गेहूं उगाया जाता है। आमतौर पे जो परंपरागत खेती होती है उसकी बात हो रही है। ब्रिक्स के बारे में आपको लिखना है 16वें नंबर के प्रश्न में। तो ब्रिक्स का मतलब क्या है? ये देशों के नाम के पहले अक्षर का संक्षिप्त रूप है। इसमें यस जो है ये बाद में जुड़ा है साउथ अफ्रीका के रूप में। पहले ये ब्रिक था, बाद में बन गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लास्ट में इसमें ऐड हुआ है। और
इन देशों को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज के रूप में देखा जाता है और इनका क्षेत्रीय मामलों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ब्रिक्स देश जो है ये दुनिया की आबादी का 40% लीड करते हैं, यानी पॉपुलेशन यहाँ बहुत अच्छी खासी है। आधा से अधिक तो भारत और चीन के पास ही है, बाकी तो छोटे छोटे हैं। इसके बाद आप देख लीजिए दुनिया की जीडीपी में इनका जो रोल है वो 30% है, योगदान अगर बात किया जाए तो ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके बाद फ्लाई ऐश क्या है? तो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वहाँ जब कोयला जलाया जाता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कोयले को यहाँ पर जलाया जाता है तो उससे जो राख उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं फ्लाई ऐश। ये बहुत बारीक होती है और ये वायुमंडल के साथ अगर मिल जाए, मतलब घुल जाए उसमें, तो ये पर्टिकुलेट मैटर का काम करती है और वो भी जो PM 2.5 वाली रेंज होती है उस हिसाब का ये पर्टिकुलेट मैटर होता है। यानी ये गंभीर प्रदूषक है जो कि फेफड़ों में जमा होकर बहुत घातक परिणाम दे सकता है। लेकिन इसका अगर सार्थक इस्तेमाल किया जाए तो यही जो फ्लाई ऐश होती है ये बहुत अच्छे चीज़ों में इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि इससे हल्की ईंटें बनाई जा सकती हैं, इसे बतौर मिट्टी इस्तेमाल किया जा सकता है क्ले के तौर पे, और सांचों में डालकर जो ईंटें हैं उनका फॉर्मेशन हो सकता है। और ये जो ईंटें बनेगी ये मिट्टी से बनने वाली जो ईंटें होती हैं उनकी तुलना में टिकाऊ भी होंगी और इनका वजन भी कम होगा। आपने ईंटा देखा है जो मिट्टी वाला होता है, बहुत भारी भारी होता है और उतना मजबूत भी नहीं होता है। आपने देखा है ट्रैक्टर पर लाद कर ले आते हैं और पटक देते हैं तो फूट जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लाई ऐश से ईंटें बनेंगी ये ज़्यादा टिकाऊ होंगी, ड्यूरेबल होंगी और लाइट वेट होंगी। इसके अलावा फ्लाई ऐश से सड़कों का निर्माण हो सकता है, ये काम किया जा सकता है। सीमेंट बनाया जा सकता है, सीमेंट का जो काम होता है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक तरह से फिर से रीयूज़ किया जा सकता है और इससे हम प्रदूषण के खतरे से भी निपट सकते हैं। इसके बाद स्पुतनिक 5, ये क्या चीज़ है? तो ये कोविड-19 का टीका है। ये कोई अंतरिक्ष यान नहीं है। स्पुतनिक का नाम सुनकर ऐसा ही लगता है कि ये कोई स्पेसशिप या कोई अंतरिक्ष मिशन हो सकता है जो कि रशिया के द्वारा चलाया गया है। लेकिन ये रशिया के सौजन्य से चल तो रहा है, लेकिन ये स्पुतनिक 5 जो है ये कोविड-19 का टीका है और ये पूरी दुनिया की फर्स्ट वैक्सीन है, ऐसा कहा जा सकता है। यह 2 खुराक वाला एक टीका है। पहली खुराक जो है वो 21 दिन के बाद, मतलब पहली खुराक के 21 दिन के बाद जो दूसरी खुराक है वो दी जाएगी। इसमें डोज बताया गया है और इसका नाम 1957 में जो सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था दुनिया का पहला सैटेलाइट, उसके नाम पर रखा गया है। इस हिसाब से है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए 19 नंबर का क्वेश्चन, ग्रामोदय विकास योजना के बारे में हमें लिखना है। तो इसे लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2020 को और इसका लक्ष्य था जो आर्टिशियंस हैं, जो अगरबत्ती का निर्माण करते हैं, उनको प्रोत्साहित करना। अगरबत्ती के निर्माण के लिए, उनका उद्योग लगाने के लिए या गृह उद्योग करने के लिए इन्हें उकसाना, प्रोत्साहित करना, ये इसका पर्पज है। कुल मिलाकर जो ग्राम उद्योग है या गृह उद्योग है उसको बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य हो सकता है। इसके बाद जो 20वें नंबर का प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यह जो कॉरिडोर है यानी गलियारा है, ये पाकिस्तान के नारोवाल जिले से, नारोवाल जिले में जो दरबान साहिब गुरुद्वारा है वहाँ से लेकर भारत में जो पंजाब का गुरदासपुर जिला है वहाँ पे डेरा बाबा नानक मंदिर, ये जो सिख क्षेत्र है वहाँ तक आता है। मतलब ये पूरा गलियारा इन दोनों स्थानों को जोड़ता है। मतलब ये जो सिख संप्रदाय है उनके तीर्थ स्थल के तौर पे देखा जा सकता है। अब ये जो गुरुद्वारा है ये दोनों देशों की सीमाओं से होकर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो समझौता पत्र है वो माना जाना जरूरी है। तो भारत और पाकिस्तान ने इसमें आपस में एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में स्थित सिख तीर्थ स्थल पर वीजा मुक्त पहुँच प्रदान करेगा, ऐसे हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी और ये मॉडल प्रश्न पत्र यहीं पर पूरा होता है। 40 प्रश्नों पर हमने डिस्कस किया है और इसके साथ ही ये श्रृंखला भी यहीं पर समाप्त होती है। तो नमस्कार और आपको आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।